नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवनराज सिंह और आज आपको मिलवाने वाले हैं साईं बाबा के परम भक्त और नोएडा के पहले भजन गायक, साईं भजन गायक आलोक मिश्रा जी से। आलोक मिश्रा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। साईं राम साईं पवन जी और सभी व्यूवर्स को जी मेरी तरफ से सादर प्रणाम एवं साईं राम। आलोक जी, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा और परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं रहने वाला वैसे बहुत पीछे यूपी में एक जगह है बहराइच, जी श्रावस्ती लगता है वहाँ पे। जी मैं वहीं पर एक छोटा सा गांव है रघुनाथपुर। जी मैं कभी बचपन में गया था जी और उसके बाद अभी करीबन 35 साल के बाद में अभी एक बार पीछे 2 साल पहले मैं गया था जी। और मेरा आना जाना बहुत कम रहा है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मेरे 3 ब्रदर 4 सिस्टर्स हैं हम लोग। जी और गांव तो मेरा वहीं था, लेकिन नेटिव मेरा उसको कह सकते हैं, लेकिन जो फादर मेरे आए तो वो कानपुर आए जी पढ़ाई के सिलसिले से। जी वहीं पे उन्होंने सरकारी नौकरी पकड़ी जी और सरकारी नौकरी पकड़ी तो उनका ट्रांसफ़र हुआ वहीं कानपुर से बेंगलोर। जी। बेंगलोर से ट्रांसफ़र हुआ उनका स्वीडन। तो उन्होंने अब्रॉड, उस समय अब्रॉड जाना बहुत बड़ी बात होती थी जी तो स्वीडन के लिए जब उनको ट्रांसफ़र मिला तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाए। जी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के पास जाऊँगा। तो कानपुर में पूरी फैमिली रहती थी हमारी, जी। यानी मेरे ताऊ जी, चाचा जी, सब परिवार के सभी लोग क्योंकि ताऊ जी आए थे कानपुर में तो उन्होंने ही सबको बुला के और अंग्रेजों के टाइम में सेटल कर दिया। सेटल कर लिया था। तो पापा उनसे ज़्यादा लगाव था हमारे ताऊ जी से। जी। तो वो वहीं बार बार कोशिश करते थे कि मैं वहीं जाऊं। तो फिर दिल्ली नज़दीक था तो उन्होंने दिल्ली ट्रांसफ़र लिया और फिर शुरू से फिर दिल्ली में बस गए। मेरा यानी मैं 69 का मेरा अगर मैं कहूँ तो 69 में पैदा हुआ था कानपुर में। जी। मेरा जन्म कानपुर का है, लेकिन 6 महीने बाद मैं दिल्ली आ गया। तो आपकी शिक्षा और आपके व्यवसाय के बारे में अगर जानना चाहें। मैं ये बताऊँ आपको तो शिक्षा मेरी सारी दिल्ली से हुई। जी मैं वहीं लोधी कॉलोनी में हम लोग रहते थे। जी डिफेंस कॉलोनी में मेरा प्राइमरी स्कूल था, जी। वहाँ पढ़ा मैं सरकारी स्कूल में। हाँ जी क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल बड़े अच्छे होते थे, जी। जितने भी पुराने लोग आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा है। जी और उसके बाद में लोधी कॉलोनी हम लोग शिफ्ट हुए। जी तो लोधी कॉलोनी में पापा को घर था, वहीं पे हम लोग रहे, पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी, पूरा बचपना गुजरा अच्छा। जी और वहीं से सारी लोधी कॉलोनी में पढ़े। दयाल सिंह कॉलेज से मेरे ग्रेजुएशन थी, वहीं मैंने कॉलेज किया। और उसके बाद मेरे साथ 3 एडिशनल कोर्सेज थे जो मैं कर रहा था। क्या क्या? मैंने मैनेजमेंट भी किया और साथ साथ म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, संगीत से बड़ा लगाव रहा शुरू से। जी। क्योंकि पापा हमारे बड़े संगीत के अच्छे जानकार थे। जी तो हम लोग बैठते थे तो पापा ने छोटे भी हमको हारमोनियम भी सिखा दी थी। क्योंकि हम पूरा परिवार बैठते थे, 7 भाई बहन बैठते थे लोधी कॉलोनी में हम लोग बैठते थे। जी बिल्कुल। घर में ही शाम को, मंगलवार को और शनिवार को ऐसे ही 1 घंटे में सारा चीज़ कर लेते। सुंदरकांड भी कर रहे हैं और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। जी वहाँ से ये मेरा शुरू हुआ। जी। तो जो मेरा शौक़ था वो बाद में एक सेवा में बदल गया। आलोक जी, आपके जीवन में साईं बाबा का कैसे आगमन हुआ? ये बहुत बहुत एक अलग सी चीज़ है, मेरी फील्ड जो है। जानना चाहेंगे हम और हमारे दर्शक। हाँ, कि ऐसा क्या रहा कि बाबा आपके जीवन में आए, तो वो घटनाक्रम और वो चीज़ें जानना चाहेंगे। उसके लिए तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो शायद मुझे खींचा है उन्होंने अपनी ओर। क्योंकि मैं इतनी टाइम से मैं लोधी कॉलोनी में, हम लोग आप माने तो 65 से लोधी कॉलोनी ना कहें तो 72 से लोधी कॉलोनी में रह रहे थे। जी। पापा जब जी थे यहाँ पे तो 72 से लोधी कॉलोनी में रहे, लेकिन बाबा से कोई रूबरू नहीं हो पाए क्योंकि कोई ज़्यादा अपने को पता ही नहीं था उस बारे में। जी। लेकिन उसी के साथ में एक रामायण विद्यापीठ था। तो पापा हमारे, जब वो मंदिर वो स्थापना हो रही थी तो पापा जुड़े हुए थे शुरू से वहाँ से। जी। तो जितने कार्यक्रम होते थे, ऑर्गेनाइज होते थे, तो पापा उसमें इन्वॉल्व होते थे। जैसे आज मुझे भी आप देखते होंगे कहीं कहीं कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आलोक मिश्रा का ज़रूर नाम आता है। जी। तो ऐसे ही वहाँ पे पापा भी हमारे इन्वॉल्व थे
तो एक्टिविटीज़ धीरे धीरे पापा से ही मिलती गई, जी ये सब जितना आप देखते हो। तो बाबा का मेरे जीवन में नहीं था, जी परंतु कुछ समय बाद बात करूं 94 की, ये एक बड़ा अच्छा मिरेकल रहा है मेरे साथ में, जी। जो मैं बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुए अट्रैक्ट या हुआ, बाबा जीवन में बाबा आए? ने मुझे खींचा अपनी ओर। वो ये था कि ऑफिस मेरा वसंत विहार था और मैं नोएडा, हम लोग शिफ्ट हो गए थे, पापा रिटायर हो गए थे तो हम लोग नोएडा आ गए थे। तो उसके बाद में आना जाना मेरा वहीं से होता था, कॉलेज था मेरा, तब भी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, जी तो वही कॉलेज के सामने से निकलता था। तो एक ऐसा टाइम आया, मेरे ख्याल से थर्सडे का दिन था वो, कि मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। तब ये इतना भीड़ भाड़ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा होता था कि निकल जाते थे हम लोग, लेकिन 1.5 घंटा लगता था वसंत विहार से नोएडा पहुंचने में। जी तो दयाल सिंह कॉलेज की रेड लाइट पे खड़ा था, तो देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बड़ी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जी और उसी में ही क्या नाम है, मन में मेरे आया, कुछ उथल पुथल हुई, तो मैंने रेड लाइट क्रॉस की और रेड लाइट क्रॉस करके वहीं कॉर्नर पे खड़ा हो गया। जी और कॉर्नर पे खड़ा हुआ और वहीं से मैंने हाथ जोड़ा बाबा को कि बाबा मुझे भी शिरडी बुलाओ। ठीक। अब बाबा ने जब शिरडी बुलाना है तो कैसे बुलाना है मुझे तो नहीं पता था, हाँ जी। लेकिन उनको बुलाना था मुझे। वहाँ पर एकदम से फील दी कि तू कहाँ है, किस दुनिया में है। तो मैं रुका वहाँ पर जी और वहाँ से बाबा को बोला कि बाबा मेरा ये काम है और ऐसा ऐसे करना है, कुछ था मन में ऐसी जी, जी, चीज़ें। चलो जी, चला आया मैं घर। फिर 2 दिन बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था स्कूल के बाद में कि हमारी मुलाकात हो ही नहीं पाई थी। जी अचानक से फोन आता है। अचानक से उसका फ़ोन आता है और वो कहता लिटरली, क्योंकि हम लोग बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जी अब वो है नहीं बेचारा, वो चला गया अभी जी लास्ट ईयर। तो उसका फ़ोन आता है, दिवाकर पद, मैं नाम भी बताऊँगा आपको, कि अबे तू कहाँ मर गया है। यूँ दोस्ती में चलता है। हाँ, वो चलता था, बहुत 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 प्यार करता था। जी अबे तू कहाँ मर गया है। मैंने कहा अबे कहाँ, तू कहाँ है ये बता मेरे को। जी कहता है यार तेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं और तू है ही नहीं कहीं पे। यार मेरे को बड़ी मुश्किल से तेरा नंबर मिला। मैंने कहा बता अब कैसे मिलना है ये बता। जी तो अब ये जनरल बात चल रही है। मैंने कहा यार मेरे को, अब देखिए मुझे नहीं पता कि वो किस मकसद से बात कर रहा था। उसने मुझे जनरल बात की थी उसने कि नहीं यार तेरे से बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने फ़ोन किया। जी लेकिन उसमें मैंने जो पॉजिटिविटी देखी वो देखी बाबा की, कि मैंने उसको जिक्र वैसे ही कर दिया। हाँ। कि यार मेरा तो बड़ा मन कर गया शिरडी जाने का। जी नहीं जानता था कुछ भी बाबा के बारे में, शिरडी जाना है, चलो जी। तो उसने मुझे ऐसे बताया जैसे कि बाबा वाज टेलिंग हिम कि भाई तुम इसको बताओ आलोक को कैसे आना है। मैसेज दो। हाँ, मैसेज दो कि आलोक को कैसे आना है। जी। या मैं कहूँ कि बाबा खुद उसके अंदर आ गए जी। कि जो मुझे बताने लगे कि मैंने कहा कि कैसे जाना यार शिरडी। हाँ हाँ, उसने बोला कि जिज्ञासा थी। तो उसने मुझे बोला कि क्या नाम है, अभी तो मैं 2 दिन पहले तो शिरडी होके आया हूँ। बिल्कुल। देखिए मैसेज पूरा करने हो रहा है बाबा का। कनेक्शन देखिए, कनेक्शन कैसे हुआ उसके साथ में। जी कि वो बोलता है कि अभी मैं 2 दिन पहले तो होके आया हूँ शिरडी। अब मैंने कहा अब मैं और बढ़ रही है, और लालसा excitement। बढ़ी, एक्साइटमेंट बढ़ी कि मुझे क्या नाम मुझे भी है जाना बाबा से मिलना है। अब कोई चीज़ तो है ना। तो उसने फिर मुझे ऐसे बताया, उसने कहा कि तू ऐसा कर, तू शिरडी जा, ट्रेन पकड़, मनमाड उतर। उस समय कोपरगांव ट्रेन नहीं रुकती, नहीं रुकती थी, सही। तो कोपरगांव उतरना है। मनमाड, उसने कहा कि मनमाड में उतर और मनमाड से उतर के टैक्सी नहीं करना, लोकल ऑटो। हाँ नहीं, टैक्सी नहीं करना जी ठीक है ना, कोई कुछ बोलेगा तो कुछ भी नहीं करना। उतरते ही सीधा ऑटो पकड़ना बस स्टेशन का। जी बस स्टेशन जाके वहाँ से बस पकड़ना। ऑटो वाला लेगा 5 रुपये, 94 की बात है। जी जी हाँ ऑटो वाला लेगा 5 रुपये, बस वाला लेगा 16 रुपये हाँ। और आपको है, और बाबा वो के दरबार में शिरडी लेके जाएगा आपको। जी मैंने कहा यार बिल्कुल ठीक है। और शिरडी जब उतर जाए बस से, तो जितने भी लोग कहेंगे वहाँ पे कि ये जी ये होटल ले लो जी, ये रूम ले लो, वो ले लो, कहीं नहीं रुकना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधा वहाँ पे पूछना कि संस्थान का कहाँ पे है ऑफिस। जी संस्थान के ऑफिस जाना, वहाँ पे जाके 2 रुपये का लॉकर मिलेगा। और अपने कपड़े, अपने सामान, बैग, अपना अपने सामान लॉकर ले लेना, ठीक है। वहाँ जाना।
अब उस समय हमारा तो लड़कपन था वो, जी हमें तो कुछ आइडिया था नहीं जी। कि ऐसे भी होगा। सेम मैंने जो जो उसने बोला हाँ, वो दिमाग उसको के अंदर follow बैठा कर लिया लिया, था, बिल्कुल, और उसको फॉलो follow किया। कर लिया, कुछ सोचा ही नहीं। और जी। कि जैसे मुझे बाबा ने बताया, और बाबा खुद लेके गए मुझे अपने बाबा साथ हैं। साथ। अरे पूछो मत कि बाबा ने मुझे इतना बढ़िया बनाया कि मज़ा आ गया। जी अब मैं शिरडी पहुंचा, सेम जैसे जैसे सिक्वेंसेस थी वैसे ही हुआ। मैं गया वहाँ पे, मनमाड उतरा, मनमाड से सीधा ऑटो पकड़ा, बस कि स्टैंड। 5 रुपये। फिर बस स्टेशन पहुंचा, बस स्टेशन से शिरडी की बस ली, 16 रुपये। अब देखिए ये सब चीज़ें मेरी कैसी जुड़ी। बिल्कुल। शिरडी पहुंचा तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, ये जी अब हम रूम अच्छा दिलाएंगे, होटल रूम, हाँ। ये रूम चाहिए, वो चीज़ जी, फूल वाला हूँ जी, फूल ले लेना, प्रसाद ले लेना, सब चीज़ें उन्होंने बताई। जी लेकिन मैंने जो जैसा दिवाकर ने मुझे बताया था वैसे ही मैं फॉलो करता चला गया। सीधा संस्थान के यहाँ गया। संस्थान उस समय इतना रश नहीं होता था, नॉर्मल होता था। तो गया तो उसने कहा जी 5 मिनट वेट कर लो आप। मैंने कहा ठीक है। क्या है जी, 5 मिनट वेट किया। हाँ जी। तो उन्होंने बुलाया, फिर 10 रुपये जमा किए मैंने, 2 रुपये का लॉकर ले लिया मैंने। ठीक है। गया वहाँ पे, आराम से कॉमन रूम था, साफ़ सुथरा होता था उस समय। अब तो कोई है ही नहीं उस तरीके का। मैंने आराम से अपने आप को फ्रेश किया वहाँ पर, थोड़ी देर आराम किया। अब मन तो था बाबा के पास जाने का, जी। तो इतना ज़्यादा वो भी नहीं था कि आधा घंटा मुश्किल से रुकाऊंगा वहाँ पर तैयार होने के बाद में। फिर जितने वहाँ पे लोग थे उनसे सबसे बाबा के बारे में पूछू, यार कैसे आप लोग कैसे आए, कैसे जुड़े बाबा से। एक होता है ना सवाल थे दिमाग के अंदर, वो हाँ, जिज्ञासा शांत करनी थी। वो लगता कि जब तक आप किसी को जानोगे नहीं अंदर से और दिल से किसी को नहीं पूजोगे, आपको वो मिलेगा भी नहीं। जी खैर बढ़े आगे मंदिर की तरफ, जी प्रसाद लिया, पता ही नहीं था कि क्या है। जी। तो मैंने 50 रुपये का वो प्रसाद लिया। 50 रुपये का प्रसाद लेके धीरे धीरे बढ़े आगे, तो लग गए लाइन में। लाइन लगते लगते कच्चे ऐसे रोड जो है वैसे उबड़ खाबड़ थी उस समय, बिल्कुल वो नहीं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, नॉर्मल था। जी। पहुंच गए जी अंदर। अब जैसे ही हॉल में पहुंचे तो मेरे पैर भी काँप रहे हैं, हाथ भी काँप रहे हैं, और एकदम से ऐसे मिला जैसे कोई मेरा अपना मिल गया। यानी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कौन सी दुनिया में। यानी जैसे ही बाबा के चेहरे से नज़र मिली, उनका चेहरा देखा है कि मेरा ऐसा निकल गया जैसे कोई मेरा अपना मिल गया, बिछड़ा हुआ। बिछड़ा हुआ कोई, या उसने मुझे कैसे खींचा मुझे नहीं पता। हाँ। खैर धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बाबा के और नज़दीक। उतना ही ज़्यादा अंदर जो है ना, यानी सारे मेरे अपनापन और वो रोंगटे प्रेम। खड़े हो रहे थे, और बिल्कुल रोए जा रहा था, लिटरली रो रहा था कि मेरे को ये कौन कैसे खींचे। जी। खैर दर्शन किए, बाबा की सीढ़ी पे पैर भी रखा। उसने बोला था कि सीढ़ियों पे भी तू पैर लगा लियो, अपने कोशिश करियो अगर चढ़ने दे तो। मैं कहा ठीक है। तो उस समय ज़्यादा वो नहीं था, रश नहीं था, तो मैं चढ़ भी गया सीढ़ी पे। समाधि पे तो चढ़ने का था ही नहीं, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ गया मैं। जी। तो खैर बाबा ने जैसे कराना था अपने हिसाब से उन्होंने मुझे दर्शन दिए। अपना गया वहाँ पे और दर्शन करके वापस आया। अब रुका मैं वहाँ पे रात में। जी। रात में रुका तो रुकने का तो सोने का तो मतलब ही नहीं। शिरडी गया था तो पहली बार वो भी। जी। तो द्वारका माई के दर्शन किए जहाँ बाबा बैठते थे। फिर गुरुस्थान गया, वहाँ बढ़िया सब ओपन था उस समय, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वहाँ कोई रोक टोक थी, कुछ नहीं। ये तो सब एक्चुअली जब पब्लिक बढ़ती है तो सभी करते हैं। जी। खैर सिस्टम बनाना पड़ता है। वो पूरे दर्शन बड़े अच्छे बाबा के उसमें लगे। हम लोग आगे बढ़े। अब आई शाम की आरती। जी। शाम की आरती की, धक्के बुक्की में किसी तरह पहुंच गए। हॉल में खड़े हो गए, बाबा की आरती की। आरती करने के बाद में फिर निकले। फिर प्रसाद खाना था, तो अभी वहाँ पे वो भोजनालय, साई प्रसादालय था। हाँ। तो साई प्रसादालय में वो मैंने पूछा वहाँ पे, तो जो साथ में जो लॉकर में साथ में रुके हुए थे, तो उनसे पूछा कि भाई कैसे कैसे। तो कहा बाबा का भोग बड़ा अच्छा बनता है साथ, आप चलिए प्रसाद करते तो मैंने कहा अच्छा आप लोग वहीं खाते हो? कहते हाँ जी हम वहीं खाते हैं। तो कहा ठीक है जी हम भी चलते हैं। जी। तो हम कुछ 2-3 लोग थे, चले गए वहाँ पे साथ में ही। भोजन भी किया, बड़ा अच्छा लगा।
स्वादिष्ट भोजन जैसे जैसे होता है नॉर्मल भंडारे में होता है, लेकिन वो अलग मराठी टाइप का था। चलो जी, वो भी बड़ा अच्छा लगा। अब आई रात, सेज आरती की हमने द्वारका माई में, ठीक है। बड़ी अच्छी लगी, मन आया, क्योंकि आरती आती नहीं थी अपने को, जी। तो सिर्फ बस साई राम कर रहे थे, बाकी कुछ जानते ही नहीं समझ थे। भी नहीं आ रहा था, समझ भी नहीं आ और रहा था, याद बस भी नहीं था कुछ सिर्फ इतना पता था कि बस आया हूँ बाबा के पास, आज मेरा कुछ खोया हुआ मिल गया मुझे। हाँ मुझे बस। तो बस इस तरीके से हुआ। और रात जब आई, मैं द्वारका माई में बैठी, ध्यान लगा के वहीं पे ध्यान, क्या आइडिया नहीं था, लेकिन इतना था कि यार बाबा जब बैठते तो ज़रूर इसी के आसपास ही होंगे। और आपको बताऊं, मैं रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे मन ही नहीं कर रहा था उठने का। वहाँ पे जी, गया, फिर घूम के आया, फिर बैठ गए। फिर आके वहीं की द्वारका माई में बैठ गया, फिर घूम के आया, फिर द्वारका माई में बैठ गया। अब द्वारका माई में बैठने का मतलब था कि आप बाबा से रूबरू हो रहे हो। वो है नहीं, वो दिखाई नहीं देता वो, लेकिन आपके साथ ही रहता है। किसी भी रूप में देख लो, आप मानते हो तो। जी, खैर, एक अटैचमेंट तो हो ही गई जब पहली बार में देखा उनको। तो वो कहते नहीं है, अमीर खुसरो साहब ने लिखा है कि अपनी छवि बनाए के जो मैं चली पी के साथ, हाँ। जो छवि देखी पी की अपनी गई भूल। वो हाल हुआ मेरा। तो मैं बड़ा शौकीन हूँ कि बाबा के उसमें हर चीज़ें करता हूँ जी, कि, लेकिन जब वो देखा ना, मैं कहा क्या सादगी है यार तेरी। खैर, जी, वही अट्रैक्शन था मेन, कि जो सिंपल बाबा थे। तो ऐसे बाबा का आपके जीवन में आना हुआ, ऐसा आना हुआ। और जब मैं घर आया, जिस काम के लिए गया था शिरडी, वो हो गया। वो जैसे ही पहुंचा हूँ, वो वहाँ का, हाँ, मैं रात में जब रुका वहाँ पे, तो रुकने के बाद में वहाँ पे 2-3 गार्ड्स मिले मुझे। मैं बाहर निकला जी, तो गार्ड्स मिले मुझे, रात में 3 साढ़े 3 के करीब बज रहे थे। जी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार कुछ बाबा के बारे में बताओ, क्या है हाँ, कुछ जिज्ञासाएं थी कुछ, जीवन क्या। में। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज बाबा जो है खुद आके बताते हैं। यहाँ पे कोई भी परेशानी होती एक है, और नई चीज़ पता चली। हाँ, तो ये पता लगी कि बाबा खुद स्वयं जो है यहाँ पे किसी ना किसी के रूप में आके यहाँ पे बता के जाते हैं, और वो चीज़ हो जाती है। जी, किसी के पीछे डेथ होने वाली थी, तो उसने बताया कि वो किसी के माध्यम से बोल के गए, बाबा के परिवार का कोई था, जी, जो बाबा के भक्त थे, उनके परिवार का कोई था जो बोल के बाबा गए उस कि ऐसा होने वाला है। जी, तो वो पता लगी कि ऐसा भी होता है कि बाबा वहाँ पे हैं साक्षात। आए जी, अब वो दिन भी बीता अपना बाबा के साथ में करके, बड़ा अच्छा लगा। वापस आ गए। संडे का दिन मैं आ गया, क्योंकि मंडे से ऑफिस जाना था। जी, संडे को आ गया घर पे पहुंचा मैं 10 बजे, 10:30 बजे करीब। मेरे पास वो कर्नाटक से मेरी टिकट थी। जी, 10 साढ़े 10 बजे करीब आया मैं। अब जब पहुंचा घर पे, अब फ्रेश हुए अपना, तो एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे फादर मेरे, जिसके लिए मैं गया था। जी, जो आपने भगवान साईं बाबा से प्रार्थना की थी कि ये मेरा काम हो जाए। हाँ, एक्चुअली पापा परेशान होते थे 3-4 साल से शादी के लिए मेरी सिस्टर की, क्योंकि रिटायर हो जाता आदमी तो सोचता है कि यार शायद। हाँ। अब बच्चे, हम तीनों ब्रदर जो है वर्किंग में थे, तो साथ जा नहीं पाते थे, लेकिन पिता के लिए एक बड़ा तो महत्वपूर्ण काम है ये। लेकिन वो सब चीज़ें ठोक बजा के करते थे सारी चीज़ें। जी, तो अब वो उस तरीके से कोई वो चीज़ नहीं थी। खैर, जब मैं संडे को घर वहाँ पहुँचा घर पे, तो कॉल आता है उन्हीं का, जी, लड़के वालों का, हाँ, क्या माना चाह रहे हैं? कि मिश्रा जी हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, आपका क्या जवाब है। तब हम आगे फर्दर बढ़े। और वो करीबन 8 से 10 महीने बाद फ़ोन आया उनका। अब देखिए, जब पहले कभी बात हुई थी, पहले उसके बात 10 चल रही थी उनकी, फिर रुक गई थी, 10 महीने बाद हाँ, तो दर्शन करके हाँ, बाबा के। तो सब कुछ करने के वो ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरा अनुभव जो हुआ बाबा का पहला जो था। अब जी, जब उनका फ़ोन आया तो पापा कहते हैं कि आलोक, अब तुमको क्या नाम है, अब चलते हैं। मैंने कहा काम हो जाएगा आपका, टेंशन, मतलब काम अब हो जाएगा आपका, अब जाइए, बात अब चलेंगे हम लोग। तो कहते हैं वो पापा को मैं लेके गया, जी, गए, अब बड़ा अच्छी बात हुई, फाइनल हुआ, सब चीज़ करके आ गए। सब अच्छे तरीके से निपट गया। जी। एक मेरी जो थी
बाबा की यानी तरफ स्टोन जिसे कहेंगे, वो मेरे यानी कट्टरता जो बाबा के अंदर जो घुसी, वो पहले दिन से वो पहला चमत्कार था जो आपने एंट्री देखा। हो गई बाबा की। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ किसी को भी बाबा के जी। लिए, कोई भी बोले कुछ नहीं, मैं परवाह नहीं करता क्या सोचेगा मेरे लिए। मेरे को बाबा से बढ़ के तू नहीं है ना। बिल्कुल। जिंदगी में तुम हो तो सिर्फ एक है जिसको तुम मानते हो, चाहे वो राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे किसी भी रूप में है, चाहे वो संत है। संत को भी अगर आप अपना पूजोगे तो वही आपका भगवान है। किसी को भी पूज लो, जी। लेकिन एक पकड़ लो बस, भटकने की जरूरत अपने नहीं। एक मान लो और उसके एक मान रास्ते लो पर चलने बस, लगो। एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। अच्छा, ये तो बाबा का आपके जीवन में आगमन हुआ, और लेकिन आप शेयर स्टॉक मार्केट में थे और अचानक से भजन गायक बन गए, ये कैसे जन्म हुआ? अब ये भी एक बड़ी अच्छी कहानी है बाबा की। बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। इसमें क्या है कि कॉलेज तक बड़े अच्छे, पापा के साथ तो भजन गाता ही था मैं, जी। तो पापा के साथ तो बहुत बहुत अच्छा उसमें कीर्तन होते थे। यहाँ लोधी रोड बाबा के मंदिर के साथ में जो जी। रामायण विद्यापीठ है, वहाँ पर भी पापा के साथ बैठता था मैं, पापा के साथ जाते थे हम लोग, सारे सब लोग जाते थे परिवार के। ठीक है। तो और एक मंदिर था, एक हनुमान मंदिर था ITO पे, उस मंदिर में पापा का बड़ा अच्छा लगाव था, वहाँ पर भी हम लोग जाते थे। तो बड़े सारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। लेकिन कॉलेज था, पढ़ाई थी, फिर करियर के लिए मैनेजमेंट था, फिर शौक के लिए गंधर्व था, यानी सारी चीज़ें तो थी मेरी लाइफ में, जी। लेकिन पूरी होने की बड़ी वो थी। तो वो कॉलेज टाइम तो हो गया मेरा कंप्लीट, मैनेजमेंट भी हो गया कंप्लीट, लेकिन बची बात इसकी गंधर्व की, तो ये मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, बिल्कुल जी। टाइम नहीं बचा। तो अब वो छूट गया मेरा, जितना सीखा 1 साल 1.5 साल और वही था। और जो पापा से सीखा था, हारमोनियम आती थी, गाता था, कॉलेज में भी बहुत गाए, वहाँ पे भी मैंने प्राइजेस लिए। तो इंटर कॉलेज कंपटीशन में आगा खां में होता था, कभी नॉर्थ कैंपस में होता था, तो करते थे। जी। खैर, अब आज जब बाबा से जुड़ा, अब भजन की बारी आती है। 94 में जब मैं दर्शन करके आया तो 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करे आरती, तो अब मैंने वो चीज़ अपने दिमाग में डाली जी। कि 8 गुरुवार तो बाबा के पास जाना ही है। ये अब नियम बना लिया जी। कि अब आया हूँ शिरडी से, तो 8 गुरुवार तो जाऊँगा। उसके बाद बाबा जैसे बनाएंगे। हाँ। और बाबा ने मुझे मिस नहीं होने दिया। 8 वीरवार मैं लोधी रोड मंदिर जाने लग गया। तो जब पहले वीरवार गया वहाँ पर, तो वहाँ पे भजन कीर्तन चलते थे, पीछे बैठा हुआ था सबसे। तो अब भजन सुने, और मेरा टाइम वही होता था 7:30 से 8 का, क्योंकि ऑफिस से निकलता था, आते आते जी। 1 घंटा कॉन्वेंट प्लेस वसंत विहार से लोधी रोड लगता था आने में, इतना रश होता था। तो आके 7:30 8 बजे तक पहुँचूँ, जी। और फिर उसके बाद में वहाँ पे देखूं कि भजन गा रहे हैं। तो सबसे पहली बार गया तो पीछे बैठा हुआ था, ऑडियंस में बैठे हुए थे, ऑडियंस भक्तों के में साथ। पीछे, हाँ, भक्तों के जैसे भक्त बैठते हैं। जी जी। आगे भजन चल रहे थे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन अच्छा बड़ा लग रहा था, आनंद आ रहा। आनंद आ रहा था कि अरे क्या बढ़िया है। बाबा की शरण में हाँ, बैठा आंखें बंद हूँ। करके उसको याद कर रहा था। जी। फिर एक्चुअली भक्ति मेरे को दे दी थी बचपन से ही पिताजी ने मेरे, जी। कि ये करना है। ठीक। तो वो चीज़ मुझे विरासत में मिली। अब बैठा, एक थर्सडे ऐसे गुजरा मेरा बाबा के साथ, फिर रात की आरती करके तब आता था मैं रात में 10 बजे घर। जी। उसके बाद में दूसरा वीरवार आया, फिर ऑफिस से, अब मैंने कहा 6:30 बजे नहीं निकलूँगा, अब मैं निकलूँगा जल्दी, थोड़ा सा टाइम से जाऊंगा। टाइम से जाऊँगा, ताकि मेरे को वहाँ पे आगे बढ़ने का भीड़ बहुत होती थी उस समय। हाँ, तो मैं आगे बाबा को और नज़दीक से। हाँ, और नज़दीक से देखूंगा, भजनों के बीच में बैठने का मौका मिलेगा, देखो जी, सही भजन कैसे व्रत। क्या, हाँ, उसका भी आनंद कैसे प्राप्त करें। जी। आगे जाके मौका मिला, आगे जाके जहाँ पे भजन चल रहे थे उसके पीछे बैठ गया। वहाँ पे कई लोग गा रहे थे, गाते थे। फिर वो मौका मिला मुझे वहाँ पे बैठने का। तो दूसरे वीरवार को बाबा ने मुझे इस तरीके से मौका दे दिया। अब तीसरे वीरवार को, अब मेरी आदत थी कि मैं जब गाड़ी में बैठता था जी।
तो मैं ना गुनगुनाता रहता था कुछ ना हाँ, कुछ। जो भजन सुने हैं तो फिर वो तो दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते अब वो रहते जो थे। मंदिर में भजन गाते थे वही याद रहते थे, तो वही वो दिमाग में आ गए, तो वो बस रास्ते में उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई। जी। ये गाने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, गाने में भी अच्छा लगेगा, तो मैं उसको अपने तरीके से उसको, मैंने कोई कॉपी किसी की नहीं की कि उसने गाया है तो मैं आहू बहू गाऊँ, मेरा मतलब ही नहीं, मैं उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से गाता था। जी। तो खैर तीसरे वीरवार को मौका मिला कि जो लोग गा रहे थे उन्हीं के बीच में बैठने का मौका मिला। कोरस करने का। कोरस क्या, वो सब गाते ही थे, कोरस कोई नहीं करता था वहाँ पे, जो गाता था ना हाँ। बस उसके साथ साथ सब गाते थे। अच्छा, सभी पूरी गाए। जितने भी भक्त बैठते थे सब जी, गाते थे। ठीक है। तो वहाँ पे रखा हुआ था मंजीरा, तो मैंने ले लिया मंजीरा, अब मंजीरा बजाना शुरू कर दिया। चलो जी, वहाँ पे किसी को ऐसे मौका देते ही नहीं थे, क्योंकि इतना वहाँ पे मोनोपोली थी कि लोग आते थे कि किसी को गाने का मौका नहीं देते थे। खैर किसी तरह बना। अब मंजीरा बजाते बजाते मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ गाऊं, तो मैंने जब उससे एक आदमी गा रहा था तो उसको मैंने कहा कि भाई साहब एक भजन गा लूँ मैं, तो कहता रुक जा भी थोड़ा उससे, क्योंकि भाई हाँ, जो पुराने से चलते चले आ रहे हैं, वो सिंगर है तो वो अपने सामने नए बंदे को, हाँ अब हम बच्चे ही थे तो हमने ज़्यादा इतना वो नहीं किया, निवेदन किया, उसने कहा रुको भी, हम तो बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। खैर एक भजन ख़त्म किया उसने, फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार एक भजन दे दो मेरे को गाने के लिए, तो कहता अच्छा रुक जा भी, ठीक है। तो ढोलक वाला था, तो ढोलक वाला देख रहा था मंजीरा अच्छा बजा रहा हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि क्या नाम है, जैसे उसने भजन खत्म किया कहता आप गाओ। मौका मिला। हाँ, तो तो ये भी बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है कि बैठे बैठे तीसरे वीरवार को मुझे मौका दे दिया बाबा ने। अभी अब तुम सुनाओ कुछ। तो मेरे को बाबा के भजन आते नहीं थे, तो मैंने तो वो गाया जो मुझे आता था, मधुबन में राधिका नाचे रे, मैंने वो गा दिया वहाँ पर टूटा फूटा जैसे भी था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने गाया ही नहीं था कुछ भी, लेकिन आता था जितना तो सुना दिया, वो सुना दिया जी। तो ऑल इंडिया रेडियो की एक लेडी वहाँ पे सेवा करती थी मंदिर में जी, वो अभी शिफ्ट हो गई नोएडा में, आप बहुत बुजुर्ग हो गई वो, एक बार मिली थी मुझे जी बाबा के मंदिर में जी, यही 40 नोएडा में, तो वो सेवा कर रही थी वहाँ पर। तो उन्होंने सुना, जैसे ही ये भजन सुना, क्योंकि ये सब कोई गाते चलते हुए भजन गाते थे, मेरे थोड़ा सा दूसरा तरीका और वैसे वो साईं भजन चलते थे वहाँ, हाँ, आपने और अलग आपने एकदम से चेंज कर दिया मैंने जी। तो एकदम से वो लेडी ने मुझे देखा और उसने बोला अच्छा लगा, उसने इस तरीके से कहा कि बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट किया। हाँ अप्रिशिएट किया, और उसने बाबा की माला जो है, पंडित जी से कहा कि बाबा की माला दो, उसने बाबा की माला दी और लाके मेरे गले में डाल दी। ये वहाँ का बहुत अच्छा बाबा का है, नवाजता है, बहुत अच्छा नवाजता बाबा जी, उसने डाल दी मेरे को जी। अब भजन में मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया, मुझे जैसे कॉन्फिडेंस आ गया यार कुछ तो हुआ है ये चेंज, उसके बाद फट से उसने छीन लिया, फिर वो गाने लग गया। चलो जी कोई नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मौका मिला, मौका दे दिया आपने, बहुत धन्यवाद ढोलक वाले को, और एप्रिशिएट किया, कहा थैंक यू करके मैं पीछे बैठ गया, फिर मंजीरा बजाने लग गया और आरती का वेट करने लगे, आरती होगी, वो भी गुजर गया टाइम। चौथा थर्सडे आया तो स्पेशली उस लेडी ने मुझे बोला गाने के लिए कि जब बैठा हुआ था मैं, सब गा रहे थे, गाते गाते हाँ। उसने बोला आप गाओ, तो मैंने इशारा कर दिया, मैंने कहा ये बैठे हुए हाँ, मना करते हैं, मना करते तो जी, उसने बोला कि उसने ऐसे इशारा किया मुझे, और फिर उसके बाद में उसने उसको बोला कि इनको गाने दो, ठीक है। फिर उस दिन मैंने 2 भजन गाए जी, उस दिन 2 भजन गाए। अब और कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वहाँ पे मेरे भजन शुरू हो गए लोधी रोड मंदिर, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ भजन गाने का जी। अब जब 8 गुरुवार वहाँ पे पूरे हो गए, तो अब 8 गुरुवार के बाद में मैंने, चूँकि नोएडा हम लोग शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने कहा यार बाबा का मंदिर नोएडा में भी ज़रूर होगा जी। तो मेरे को मुझे किसी ने बताया वहीं लोधी रोड मंदिर में कि बाबा क्या मंदिर लोधी रोड क्या नाम है नोएडा में बन रहा है, तो मैंने बताया कि मैं नोएडा से आता हूँ, तो कहता बाबा का एक मंदिर नोएडा में तो बन रहा है। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ आप नोएडा में जाइए, वो पता करिए कहाँ पे है, ये नहीं बताता सेक्टर 40 में, कहते नोएडा में बन रहा है। अब मेरी लालसा बढ़ी कि यार नोएडा में मंदिर बन रहा है, कहीं पे कहीं ना कहीं होगा। अब मैं ढूंढना शुरू किया वहाँ पे,
अब जाता था मैं नोएडा, अपने दोस्तों के साथ मिलता ही जुलता था, 19 सेक्टर में मिलता था। तो हमेशा जिक्र हाँ, करते थे। चक्कर, हाँ, वहीं हमारा गैदरिंग होती थी। तो 21 सेक्टर के आसपास हम लोग मिलते थे। तो 19 सेक्टर में ऐसे किसी से खड़े होके बात कर रहे थे, मंदिर, सनातन धर्म मंदिर जो गुलशन जी का था, जी गुलशन जी का है, वहीं पे बात हो रही थी किसी से। तो उसने कहा यहाँ पे सेक्टर 40 है, वहाँ पे मंदिर बन रहा है बाबा का बड़ा अच्छा। जी तो अच्छा, चले गए जी, वहीं से है, आप सीधा पहुँच गए सेक्टर 40। जी अब सेक्टर 40 पहुँचे तो वहाँ पूरा बाबा का पीछे का छोटा सा एक गुरुस्थान होता था, और गड्ढा वहाँ पे शुरू था खोदना। मंदिर का निर्माण चल रहा था। मंदिर निर्माण का था वो कार्यक्रम। ये बात है आपकी बताऊँ तो 94 की, जी 94 एंड की बात है। तो जब बाबा का वो चल रहा था कि ये सब भूमि पूजन का हुआ था और गड्ढा खोदने की तैयारी हो गई थी, 95 में फिर उसका प्रॉपर ढंग से शुरू हुआ काम। चलिए, तो आपके जीवन में बाबा आए, हाँ। फिर आपने भजन शुरू किया। शुरू किया। भजन शुरू किया। और कोई ऐसा भजन जो आपके दिल के बड़े करीब हो, सुनना चाहेंगे 4 लाइनें। जो आज के उस समय का तो दीवाना दीवाना में तो दीवाना शिरडी वाले साईं का, जी ये मैंने लोधी रोड मंदिर में ही सुना था। और एक सुना था बाबा मेरी रक्षा करना, तो थोड़ा सा गुनगुना के जो आप। जो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, जी। ये मैं ज़रूर सुनाऊंगा। और इसको बाद में मैंने अपने ही एल्बम में इसको दोबारा से लेके आया नए अंदाज में। तो थोड़ा सा सुनना चाहिए। वो भी सुनाता हूँ जो मैंने सबसे पहले सुना था और जिसको मैंने अच्छा गाया भी। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का रख ध्यान, बच्चे आखिर बच्चे हैं, बच्चे आखिर बच्चे हैं, साहिब तू दीन दयाल, बाबा है तू दीन दयाल, बाबा मेरी रक्षा करना। बहुत खूब, बहुत खूब। साईं जी। मेरी रक्षा करना। आलोक जी, आपके भजनों की 2 एल्बम रिलीज हुई हैं, हम और हमारे दर्शक कुछ सुनना चाहेंगे। मैंने 2007 में अपनी एक एल्बम निकाली, साईं भजन रस, जी जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके गाया इसमें। जी सब जग छोड़ के आ गए हम, बच्चे तेरे प्यारे। जी कुछ नहीं है बाबा, हम तो तेरे पास आए हैं, अब तू देख। जी सब जग छोड़ के आ गए हम, बच्चे तेरे प्यारे। जी तू न सुने तो कौन सुनेगा, तू न सुने तो कौन सुनेगा, बाबा दुखड़े हमारे साईं, बाबा दुखड़े हमारे, जी बहुत खूब। बाबा मेरी रक्षा कर। ये था मेरा उस समय का भजन, जो बहुत आज भी मैं उसको पसंद करता हूँ। आपने 2 एल्बम अभी तक अपनी रिलीज की हैं। बिल्कुल। चलिए, एक साईं भजन रस और एक सांसों की बात। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा यही वफा यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, किसे मजाल है कोई कहे दीवाना मुझे, किसे मजाल है कोई कहे दीवाना मुझे, ये अगर तूने कहा है तो कोई बात नहीं। और बाबा को ये भी कहता हूँ, ये फिक्र है कि कहीं तू न मुझको छोड़ चले, ये फिक्र है कि कहीं तुम न मुझको छोड़ चलो,
जहाँ ने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। ये कहूँगा कि बाबा कोई गुस्ताखी ना हो हमसे, तू नहीं रुसना चाहिए बस, जमाने की तो परवाह की नहीं मैंने कभी। अब आपने काम के साथ साथ, परिवार के साथ साथ समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया था और आपने साईं आस नाम की एक संस्था का गठन किया। तो इसका जन्म कैसे हुआ? ये भी ये बाबा ने खुद ही कराया मुझसे। कैसे? ये खुद ही कराया। ये भी जब मैं भजन में इन्वॉल्व हुआ, भजन गाने लगा, यहाँ का सबसे पहला एक्चुअल में सिस्टम चेंज किया पूरा भजनों का। यहाँ पर जी लोग ढोलक प्ले करते थे और नॉर्मल ऐसे जैसे जागरण वाले होते ही थे उस समय, जागरण वाले अभी भी हैं जी। लेकिन वो जैसे गाते थे वैसे ही गाते थे। तो मुझे थोड़ा सा शौक था कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स रखूँ अच्छे और फिर गाऊँ। जी पैसे कोई नहीं देता था उस समय, क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा कोई लेता भी नहीं था, तो मैं भी पैसे लेता नहीं था। जी। जो इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा होता था वो लेता था और लेता ही नहीं था। भक्ति भाव थी तो वो आप लगे हुए थे। वो मैंने उस तरीके से मैंने पूरा प्रोग्राम किया। तो उसका मैंने कल्चर चेंज किया पहले तो भजनों का, जी। क्योंकि मैंने तबला उसमें लिया, तबले पे मैं प्रोग्राम करता था। किसी भी जागरण में तबले नहीं तबला होते नहीं थे, होता, नहीं वो उस समय तबला होता ही नहीं था, यूज ही नहीं करते थे लोग जागरण सबसे में। पहले ही आपने स्टार्ट किया। तो ये नोएडा के अंदर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहली जो भजन का अपना कार्यक्रम शुरू किया मैंने, तो ये तबले से मैंने उसको प्रेफरेंस दी कि तबला रहेगा, हारमोनियम रहेगा। कोई भी नहीं यूज़ करता, हारमोनियम यूज़ करता था चीज़ें ज़्यादा। क्लासिकल मुझे क्योंकि जो जान हमारी वो संगीत की है वो यही है। जब तक आपका सुर नहीं मिलेगा, आपका ताल नहीं मिलेगा, तो आपका संगीत बन ही नहीं पाएगा। और इस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो जान है। अब तानपुरा उठाइए, क्या देता है आपको? सितार उठाइए, झंझना देंगे आपकी ज़िंदगी को। अंदर तो रूह अंदर, तक। हाँ, पूरा जो अंतरात्मा जो प्रसन्न हो ना, वो होता है। और बैंजो दीजिए, वो तरंग उठा देता है, वो बिल्कुल एनर्जी क्रिएट कर देता है, झूमने पर मजबूर कर देता है बैंजो। जी। तो ये सब चीज़ें लोग यूज़ नहीं करते थे और मैंने उसको उस पर डाला। इसलिए कह सकते हो कि थोड़ा कल्चर चेंज किया भजनों का। यही वजह है कि आप लोगों से हट के चलते हैं। आपकी काम करने का, अपनी भजन संध्या का तरीके अलग हैं। तरीके अलग है। मुझे वो नहीं, मैं नोएडा में पहली बार जब भजन संध्या शुरू की तो उसमें मैंने सितार भी डाला, उसमें बैंजो भी डाला। मेरे पास टीम होती थी, 10-10 लोगों को मैं लेके चलता था। म्यूजिशियंस मेरे यहाँ तक भी सुनते हैं कि आप अपने मतलब अपनी पॉकेट से और जो चढ़ावे से आता था वो भी उठा के आप वो दे देते म्यूजिशियंस को आप देते थे। इसलिए देते थे कि मुझे पैसे इससे कोई इतना ज़्यादा लालसा थी नहीं, क्योंकि पैसा सब आ रहा था मेरे पास में, मेरी अपनी इनकम थी। तो मैंने सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाया ही नहीं। और जो आप बोल रहे हैं ना चैरिटी का, उसी पे ही आ रहा हूँ मैं। इसको मैंने सोर्स ऑफ इनकम बनाया नहीं। तो जो मेरे पास भजनों में आता था चढ़ावा, जी, क्योंकि हमारा एक ग्रुप होता था पहले, तो वो ग्रुप छूट गया। तो अब जब भजन शुरू किया एकदम से, क्योंकि अब पहली बार जब मैंने अकेला शुरू किया, पहले सबके साथ करता था, जब अकेला बैठा तो पहला प्रोग्राम ही मैंने करीबन 1000 लोगों के बीच में किया। तो पहले तो डर गया मैं, हाँ, कि करूँगा कैसे। फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा, फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ कि ये चीज़, लेकिन मेरे साथ में सब लोग थे। जब बाबा का हाथ पीछे था तो वो कोई डरने की बात ही नहीं थी मेरे को। मैंने फर्स्ट टाइम प्रोग्राम जो है हिट किया जी, वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं है जी। सेकंड प्रोग्राम किया और बढ़ता गया। अब ये था जी। कि जो पैसा मेरे पास मंदिर वहाँ से चढ़ावे से आता था और लोग जो देते थे मुझे, वो सब इकट्ठा एक जगह पंडित जी करके रख लेते थे, दे देते थे मुझे। मैं लेता था, उसको जाके घर में रख देता था, जो मिलता गया वो जाके रख दिया। अब इतनी भजन संध्याएँ की मैंने, कि एक दिन में 4-4 प्रोग्राम करता था। आपका रिकॉर्ड रहा है इस चीज़ में? हाँ, बहुत, क्योंकि नोएडा का उसमें लोगों ने बहुत मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया कि आपने पूरी मार्केट ख़राब कर दी, लोगों को पैसा ज़्यादा दे रहे हो। म्यूजिशियंस को मैं पैसा ज़्यादा देता था उस समय, जिनको 600 मिलता था उनको 800 देता था जी, जिनको 800 मिलता था उनको पैसे का मुझे कोई मोह नहीं था। हाँ, मैं एक्चुअल में देखता था कि वो जो है ना उनकी इनकम बढ़े, हमेशा उनके लिए सोचा मैंने, दूसरों के लिए नहीं। मेहनत कर रहे हैं तो मिलना चाहिए। हाँ, उनके लिए मतलब दूसरों के लिए कि उन्होंने मेहनत की है तो उनको उसका मिलना चाहिए, जो है मेहनताना प्रॉपर मिले उनको। तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया। किसी का भी, चाहे वो म्यूजिशियंस थे, चाहे वो एक कोई भी था, लेकिन उसका फ़ायदा लोग नहीं उठाना चाहिए।
ये मैं कहता हूँ कि उसका फ़ायदा कोई ना उठाए। खैर, ये चलता गया सिलसिला ऐसे ही, 2 साल चला, 3 साल चला। अब एक बार कुछ सामान में निकालने के लिए वैसे सामान निकाल लेती थी, मदर थी मेरी, वाइफ निकालती थी कि उस बेड से वो निकाल लेती थी, लेकिन शायद बाबा को वो जरिया बनाना था। बेड के अंदर वो मैं कुछ निकालने के, तो वाइफ ने बोला कि आप निकालो, कुछ चीज़ मैंने मंगाई, तो कहता आप निकाल लो। हाँ। मैं पूजा में हूँ, सुबह का टाइम था, ठीक है। तो निकालने गया तो मैंने देखा उसमें पूरे पन्नियाँ ही पन्नियाँ पड़ी हुई हैं और सारा वो चढ़ावा पड़ा हुआ है। इसका क्या करूँगा? अब मैंने कहा यार ये क्या करेंगे यार हम, ये तो वो। तो खैर जिस काम के लिए मैंने निकाला था, हाँ। जिस काम के लिए मैंने वो बेड खोला था, हाँ जी। वो तो खोल के मैंने वो तो वाइफ को पकड़ाया। उसके बाद में मैंने घर पे बैठ के जैसे बात करते हैं, मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी अब ये तो पैसा बहुत है, और क्या नाम है, वाइफ को बोला। तो चूँकि हमारी बैकग्राउंड टोटल चैरिटी से थी, जो पापा चैरिटीज़ करते थे, यानी उस समय हाथी वाले बाबा आया करते थे लोधी कॉलोनी में, क्या वो दिल्ली में घूमते थे, हाथी लेके आते थे। जी, जी, बिल्कुल। 20-20, 30-30 ऐसे आ जाते थे हरिद्वार से साधु संत। तो पापा ऑफिस बाद में जाते थे, पहले उनको खिला देते थे, सेवा करते थे। हाँ, आ जाते थे मांगने के लिए तो वो खिला देते थे, किसी की नौकरी लगा देनी, क्योंकि वो अफसर थे, सरकारी अफसर थे, अच्छी पोजीशन थी उनकी, जी बिल्कुल। तो वो कर देते थे। तो वो चीज़ हमारे जहन में थी। अब जी हमने कहा ठीक है, अब ये मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने कहा ऐसा करो, इसको जाके किसी मंदिर में दे दो। वाइफ से बात की जी। तो वाइफ ने भी ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों नहीं करे, हम शादी करते थे तो हम शादी कर लेते बच्चों की। मैंने जी। कहा ठीक है शादी कर लेते हैं। मेरा ऑफिस उस समय कृष्णा अपरा में था, नोएडा में, 18 सेक्टर में, जी जी 5th फ्लोर पे। जी 2004 की बात थी ये। जी मैंने इश्तिहार निकाल दिया जी। जी इश्तिहार निकाला कि मुझे 2 लड़कियों की शादी करनी है, गरीब कन्याओं की। जी। अब जी बस बाबा ने एक इशारा दिया, आइडिया दे बस दिया, कुछ, हाँ, आइडिया दे दिया। घर वालों से बात की तो उन्होंने बोला इस तरीके से। मैंने कहा यार ऐसे कैसे शादी करते हैं, तो कहा शादी कर लो, फिर उसमें और पैसे लगेंगे। मैंने कहा देखी जाएगी, जी। जब और लगेंगे तब देखी जाएगी। अभी उसमें कोई भी नहीं था, उसमें सिर्फ भजन गायक था मैं, कोई समाज सेवी नहीं था, कुछ नहीं था। जी। उससे पहले जबकि शादी कराई थी सबके साथ मिल के कराई थी हमने, सरदम की सामूहिक शादी कराई थी, कई चीज़ें की थी, मेडिकल वैन चलाई, जी। वो सब क्रिएटिविटी थी हम लोगों की, यानी बोलते थे तो मानते थे। उसके बाद में कुछ चेंजेस हुए कि बड़ा सब सोचने लगे, तो हमने कहा भैया हमें तो चैरिटी करनी है शुरू से, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ चैरिटी करनी है, दैट्स ऑल। समाज के लिए काम करना है तो हम करेंगे, हम छोटे लेवल पर करेंगे, लेकिन हम समाज को देंगे जो चीज़ देंगे, हम अपने लिए जितना करेंगे करेंगे। खैर किया जी। अब आ गई शादियों के लिए डिटेल मेरे पास, जी। तो चूज़ करने लगे जी कैसे किसका करना है? किसका करना है। अब मैं अकेला था उस समय, मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि यार ये बताना कि क्या है। तो मेरी वाइफ और मेरी मदर थी सपोर्ट में, बेटा तो मेरा बहुत छोटा था। जी। तो मैं कहा यार अब शादी करते हैं यार अब बच्चों की, इसमें देख लेते हैं। तो किस तरीके से, एप्लीकेशंस बहुत आई, तो एप्लीकेशन आई तो उसमें तो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके उनको बुलाया, ऑफिस में बुलाया मैंने अपने। तो उनसे पूछा क्या करते हो, तो सनलाइट कॉलोनी की एक फैमिली थी, उनकी 2 लड़कियां थी, तो वो खुद दर्जी था यहाँ पर खोड़ा कॉलोनी में जी। उस समय। हाँ जी। 2004 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। दर्जी था तो छोटा मोटा काम चलाता था वो, और जो लड़कियाँ थी वो घर में काम करती थी, वाइफ उसकी घर में काम करती थी, जी। तो वो ऐसे अपना गुजारा करते थे। तो उसी के लिए काम मैंने कहा चलो इनकी शादी का देखते। तो वो थोड़ा प्रोफाइल मेरे को ठीक लगी कि हम इनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। किया जी, इश्तिहार आया, उसको सिलेक्ट किया। मैंने कहा जी आप बताओ, उसके साथ बात की क्या क्या चाहिए। तो उसने बोला कि हमें तो जी स्कूटर देना है। मैंने कहा यार आप शादी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जी। मैंने कहा आपको बेसिक चीज़ें देखो, जो आपके पास कुछ नहीं है आप उसको, जरूरत की चीज़ें परिवार के वो चीज़ जीवन यापन के लिए, कि भाई ऐसा उन्होंने बोला होगा, लड़के वालों ने बोला या जिसने स्कूटर भी, चाहिए। तो इस वजह से बोला। तो मैंने कहा उससे एक बार मेरी मीटिंग करा देना आप, उनको बोलो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ लो, ऐसे किसी को उस पर मत प्रेशराइज मत करो। कीजिए। मैं हाँ कि परेशानी हो, सब कुछ मिलेगा तुमको। अब हमने उसमें सब चीज़ करके उसके साथ
उन्होंने बातचीत कर ली, सब कुछ ठीक ठाक हो गया जी। उनका ठीक है जी, जो कर रहे हो कर दो आप। लड़के वाले भी एग्री हो गए, ये भी हो गए एग्री। हमने सेक्टर, अब जगह की बात आई, देखिए कि हम अब जगह करें की कहाँ? बात आई कि जगह कहाँ पे करें, हम शादियाँ कहाँ पे करें। जी। तो सेक्टर 34 में B10 का मंदिर था, जी। वहाँ पे मुलाकात हुई भक्तों से। तो चौधरी साहब आज भी हमारे साथ हैं, जी AK चौधरी साहब। जी तो बात हुई, तो उन्होंने कहा जी आप आलोक जी करो, हम साथ हैं। हम आपके साथ हैं। जी आज बिल्कुल ठीक, चलो जी। अब वो हमने शादी वहाँ पे अरेंज कर दी, ऑर्गेनाइज कर दी वहाँ पे शादियाँ, दोनों शादियाँ। उन बच्चों के लिए हमने उस सर्दी का टाइम था, 26 जनवरी हमने डेट रख दी अपने साइंस फाउंडेशन की। अच्छा, साइंस ऐसे हुआ जन्म इसका? ऐसे हुआ जन्म कि 26 जनवरी 2005 हमारा, क्योंकि 4 में हमारा शुरू हुआ था ये प्रोसेस कि ये पैसा देखा हमने, और 2005 में डिसीजन ले लिया 26 जनवरी को कि ये शादी हो रही है। जी। 26 जनवरी 2005 में हमने पहला जो है बच्चों का विवाह किया और अपने संगठन का, संस्था का हाँ अपने स्थापना की, और भजन जो किए वहाँ पर सबको बुला के, जैसे मैं भजन करता था, और उसी में ही मेरी मदर इन्वॉल्व थी, मेरी वाइफ इन्वॉल्व थी, और उन लोगों ने मिल के, और फिर सभी मिले वहाँ पर। तो जो पैसा था, मुझे पता भी नहीं लगा कि कितना पैसा वो था, कितना पैसा ऊपर से लगा, वो मुझे नहीं पता। आप समझ सकते हो कि 2 शादियों के लिए उस समय कितना पैसा खर्च होता है। मैंने आज तक काउंट भी नहीं किया कि जहाँ जहाँ भी काम किया मैंने काउंट नहीं किया कि कितना पैसा लगा है। बस लगता गया, बाबा के आशीर्वाद से होता गया। तो कुछ मेडिकल के फील्ड में भी आपने काम किया कैंसर पीड़ितों के लिए, तो हाँ, वो क्या है, थोड़ा जानना चाहिए। वो ये है कि अब जब ये किया ना, उसके बाद से फिर अच्छा लगा कि बहुत लोग जुड़े। उन्होंने कहा आलोक जी ये हमसे ले लो, ले लूँगा, ज़रूरत आने तो ले लूँगा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है जी। जब ज़रूरत आएगी तो ले लेंगे, जब कार्यक्रम करेंगे तो लेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो आपको बताऊंगा लेंगे। तो अब मेरे पास पैसा खुद ही था इतना कि मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि भजन से करके आता था, तो मुझे मेरे पास पैसा था, तो वो मैं सारा ऐसे उड़ाता था शौक में, चैरिटी के। मेरा शौक हो गया चैरिटी, जब सिर्फ चैरिटी करनी है। तो अब जहाँ जाऊँ वहाँ पे कोई ना कोई मेरा नाम दे ही दे कि आलोक जी से मिल लो, आप आलोक जी करेंगे, वो बताएंगे। तो कोई वहाँ का गुलाबी बाग का कोई एक व्यक्ति मिला, 13 साल की लड़की थी उसकी, सफदरजंग में उसका इलाज चल रहा था जी। उसको कैंसर हो गया था लड़की को। तो वो बेचारा रोते रोते आया, वहीं कृष्णा ऑफिस था मेरा जी। तो वहीं उसको बुलाया मैंने कहा पाओ मिलते हैं, बताइए क्या परेशानी हाँ बताइए क्या है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट। तब उसने बोला मुझे कि मुझे ऐसे ऐसे है, मेरी बेटी को ना मेरी रोज़ की कम से कम 3000 रुपये की दवाई चल रही लगती है, रोज़ लगती है जी। और मेरे अप डाउन होता है ऑटो का मेरा गुलाबी बाग से सफदरजंग का जी। तो वो मैं करने के मैं नहीं कर पा रहा हूँ हाँ, उतना, क्या अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, आप तो कुछ मदद आप कीजिए। अगर कुछ मदद कर दो। तो मैंने कहा आप करते क्या हो, तो ये कुछ नहीं करता जी, मैं तो सारा कुछ मेरा चला गया इसी में, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा इस समय, सिर्फ बेटी के अंदर तक मतलब हिला के रख दिया अंदर से। हाँ, तो मैंने कहा यार ये तो गलत चीज़ है। मैंने कहा जी मैं आपसे जो मेरे से बन पड़ेगा, किसी को कमिट नहीं करता था कि मैं क्या करूँगा आपके लिए, कुछ नहीं। मैं सिर्फ उसको ये बोला कि मैं जी जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। हाँ, मैं आपको कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं 10,000 रुपये दूंगा, 50,000 दूंगा, लेकिन जो बन पड़ेगा, जो मेरे पे 1000 रुपये बनेगा, 500 बनेगा, मैं दे दूंगा, सेवा जरूर करूँगा, सेवा जरूर, आपको जाने नहीं दूंगा खाली। खैर जी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप दवाइयों की ना अपनी वो दे दो मेरे को, जो मेरे जहाँ से लेते हो जी। वो दे दो मुझे, और प्रिस्क्रिप्शन दे दो डॉक्टर की। तो उसने कहा ठीक है जी, उसने दे दी मेरे को। मैंने वो देखी, उसमें 3200-3300 रुपये का बिल था वो जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, ये जो है आप मेरे से ले लेना आप। ठीक है आ जाएंगे। अब जी 2 दिन बाद उसको मैंने बुला लिया, आप ले जाओ, हाँ इंतजाम हो जाओ, आपका ये काम हो जाएगा। 3300 रुपये उसको मैंने दे दिए, 200 रुपये अलग से दिए ऑटो के खर्चे के कि बेटी को लेके आते हो। तो आप मेरे से जब आप बिल आपका आए, जब आप मेडिसिन लो तो मेरे को आप मिल लेना, ले लो मेरे से पैसे, जो भी होगा मैं दूंगा आपको खाली नहीं दूंगा, बस बेटी ठीक होनी चाहिए आपकी, उसकी मेडिकल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि मेडिकल से हम कर ही रहे थे। बिटिया है और इलाज में कोई दिक्कत ना हो। कोई हाँ छोटी बच्ची है, तो आप परेशान नहीं हो, अगर ऐसे करने हैं तो मैं करूँगा। उसके बाद मेरे पास कई फ्रॉड भी आने लग गए जी कि जी ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरे पास जो है मैं समझ के आऊँगा, देखूंगा, जो लगता है तो करूँगा, नहीं तो नहीं। सही जरूरतमंद की मदद मैं ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, जिसका पेट खाली है मैं उसको दूंगा, भरे पेट को नहीं दूंगा। ये शुरू से मेरा अपना एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी तरह मैं काम नहीं कर सकता। साईं प्रसादम आप एक चलाते हैं, तो क्या है, कैसे करते हैं वो? साईं प्रसादम ये भी बाबा की एक सेवा है। जी जब साईं फाउंडेशन बनाया जी तो साईं फाउंडेशन के साथ साथ चैरिटी शुरू हुई। तो कहीं गया था मैं, तो वहाँ भंडारा चल रहा था, तो देखा, बड़ा अच्छा लगा, भंडारा चल रहा है। तो अब उनसे बात हुई मेरी, तो मेरी बात हुई कि आप उनको जानते हो? मैंने कहा जी मैं तो नहीं जानता। जी आप कहोगे कौन, किसको? तो मैं उनका नाम भी लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, कुलदीप गुप्ता। जी उनको जानते हो? मैंने कहा जी मैं नहीं जानता। नहीं जानता। मैं अपने को जानता हूँ जी, मैं किसी और को नहीं जानता मुझे जी। परिचय नहीं है अभी उनका। मेरा परिचय नहीं है जी। कहते वो तो आपके सेक्टर 18 में तो वो भंडारा करते हैं। देखो ऐसे ही होता है ना, हाँ। जब आप किसी को जानते नहीं हो तो यही बोलोगे ना, बोला जी मैं तो नहीं जानता जी। तो अब मैं तो आया हूँ, तो अब आपको पता लगा, आपको मैं देखता हूँ, आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो। तो योगेश एक बड़ा हमारा मित्र है, बड़ा अच्छा मित्र है योगेश डेढ़ा जी तो उसके साथ बात हो रही थी। तो उसने कहा भैया आप कुलदीप भैया से मिलो। अब मैं कहा यार मेरे को भी स्टार्ट करना है। तो कहता है नहीं आप स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगेश जेड़ा जब मैंने शुरू किया तो कुलदीप भाई के पास तो नहीं जा पाया मैं उस समय नहीं जा पाया, क्योंकि नाम आया ना मेरे, अब कान में आ गया मेरे कुलदीप गुप्ता। हाँ, तो बाबा का भक्त है, तो मैंने कहा मिलूंगा। नहीं तो वही होता है कि कोई सोचे कि यार बंदा किसी काम से आया होगा, वैसे ही आया होगा। जी बिल्कुल। तो अब योगेश डेढ़ से बात हुई, मैं कहा बस बाबा की भजन वो भंडारा जो है ना वो शुरू करूँगा मैं। साईं अन्नपूर्णा मैंने उस समय नाम दिया था, साईं अन्नपूर्णा शुरू कर दिया। वो आए थे योगेश डेढ़ा जी, आए अपना कहते हैं बाबा की ये नारियल और वो लेके आए, ये शुरू करो आप। तो मैंने उस दिन शुरू किया और वो आज का दिन है कि वो एज इट इज़ चलता चला आ रहा है। जी अब आता हूँ कुलदीप गुप्ता के ऊपर। जी बहुत प्यारा आदमी, बड़ा प्यारा भक्त बाबा का, यानी मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर नोएडा में कि जो बिल्कुल यानी ब्लाइंड है जी भक्ति के मामले में, कि आप सिर्फ एक बार देखें उसको, बस वो आपको ऐसे ही मिलेगा, प्यार दुलार सबका मिलता है उसको, और वो भी सबको लुटाता है, दिल खोल के लुटाता है अपना प्यार जो भी है। जी तो मैं नहीं जानता था, अपना एनुअल फंक्शन था साईं आस का, जी मेरे साथ तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। जी तो किसी ने वहीं पे, मैं बैठा हुआ था तो ऐड बना रहा था अपनी, तो एक सामने वो कहते हैं ना बाबा भेज देते हैं किसी को, तो कुछ मेरे साथ ऐसी कुछ मेरे क्रिटिक्स थे, उन्होंने मेरे साथ में कुछ गड़बड़ कर दिया था जी तो मैं अकेला पड़ गया था, बिल्कुल परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो उस समय मुझे कुछ शॉर्टेज भी पड़ी, तो मैं कहा यार बाबा के भक्त तो हैं ही यहाँ पर, जी मेरे पास तो है ही है सब कुछ। मैंने कहा यार भक्तों को भी इन्वॉल्व करें। तब वो सामने कुलदीप गुप्ता का जो है वो एक कार्ड पड़ा हुआ था। अब कुलदीप गुप्ता जी तो हमें पता ही नहीं था कि कैसे हैं क्या है। मैंने जिस बंदे ने का कार्ड था वहाँ पे उसको मैंने बोला, मैं कहा भाई ये बताओ कि ये आदमी अटेंड करेगा, भगा तो नहीं देगा कहीं? मैं कैसे भाई मैं जाऊँगा पहली बार मिलूंगा, पहली बार है बंदे को मिलूँ मैं, और वो कहे कि यार जा भैया तो अपना काम कर भाई, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं किसी के पास पैसे मांगने कभी आज तक नहीं गया था कभी। फर्स्ट मौका था, फर्स्ट मौका था, लोग सब अपने आप ही मेरे को अपने फेस वैल्यू पे सपोर्ट करते अपने उस पर सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो कुछ क्रिटिक्स थे जिन्होंने मेरे साथ में कुछ किया था, तो वो अकेला पड़ गया था मैं। तो मैंने उनको बोला, फ़ोन किया कुलदीप भाई को। जी अब कुलदीप गुप्ता था,
मेरे को नहीं पता था कुलदीप का गुप्ता है कौन। हाँ जी, ठीक है, नाम ही सुना था। नाम सुना था, वो भी एक क्या नाम है, अनजान ऐसे अनजान आदमी से। तो फिर वो मेरा जानकार निकल आया, तो उसके साथ हो गई अच्छी दोस्ती। फिर क्योंकि बाबा का भक्त था, इसलिए उससे भी दोस्ती बाबा हुई। ने मिलाना था। बाबा ने मिलाना था जी। फिर कुलदीप गुप्ता का नाम आया, तो फिर मैंने कुलदीप भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया मैं मिलना चाहता हूँ ऐसे ऐसे। कहते कहाँ से बोल रहे हो आप? मैंने कहा मैं साई आस फाउंडेशन से बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप अगर ये, दैट वाज माई फर्स्ट टाइम जब मैंने किसी को अप्रोच किया कि मेरे को ऐसा करना है। नहीं तो सब मेरे पास देते अपने आप ही, बाबा अपने आप ही मेरे पास भेजते थे। अपने आप दिया, सबने अपने बाबा आप को दिया। किसी और को भी जोड़ना हाँ, था, किसी आपके और को जोड़ना था, तो बाबा ने मुझे इस तरीके से कुलदीप भाई के पास भेज दिया। जी। कुलदीप भाई ने कहा भैया साईराम आप ना ऐसा करो, मैं 18 सेक्टर में हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा क्या, कहाँ पे हो? एड्रेस क्या है? एड्रेस क्या है? कहते रहे मोबाइल हाउस है, आप पूछ लो किसी पूछ से। लो, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं, मेरे को अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। हाँ, मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गया सीधा। जी। और पहुंचा तो कुलदीप भाई खड़े हुए थे। मैंने कहा भाई साईराम। आप पहले पूछा, मैं कहा कुलदीप गुप्ता जी? करे मैं ही, तो कहते हैं जी वो जो नज़र आ रहे हैं ना वही है जी, वही है। उनसे मिल लो आप जाके। नॉर्मल सिंपल सा बंदा खड़ा हुआ है और दुकानदारी खड़े होके कर रहे हैं। बाहर लोग एसी में बैठे हुए हैं, वो अंदर बैठा हुआ बाहर खड़ा हुआ है। जी। आ जाओ भैया। बात होने लगी, भैया ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ कार्यक्रम, आपका छोटा सा सहयोग चाहिए। हाँ नहीं सहयोग नहीं चाहिए। अच्छा। मैं कहा भैया ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहा हूँ और आपको आना है, और ऐसे ऐसे है, अगर देखो भैया आप उसमें कुछ आप आ सकते हो, इसमें कहीं काम तो ज़रूर आ जाओ। तो कहते हैं कि क्या क्या कर रहे हो भैया इसमें आप? मेरी सारी सेवाएं पूरी थी, सारी सेवाएं पूरी थी, खाली दरबार रह गया था मेरा। जी, आपने दरबार बताया। की वैल्यू थी, बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो आपने बताया। हाँ, तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे है। तो क्या कितने का है? मैं कहा ये अमाउंट है। कहते अच्छा ठीक है, और बताओ खाने पीने में कुछ? मैं कहा भैया वो सब पूरा हो गया। हाँ। सब कुछ कंप्लीट है, मेरे को जो नीड है वो मैंने बता दिया आपको, मेरा सारा कंप्लीट है। और मैं वही, आज भी मेरा वही एटीट्यूड है, एक्सेस नहीं चाहिए कि मुझे बैंक में पैसा नहीं चाहिए, मुझे जब मेरे को ज़रूरत है मुझे तब दो, तब चाहिए मुझे पैसा। मेरे पास पैसा खाली रहता है, मेरे पास जोड़ना नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं करना। मुझे बैंक में यार किसके लिए करूँगा ना मैं? या तो मैं उससे खाऊं पीऊं, मैं अपनी कोठी बना लूँ, तब मैं कोई सोचूं कि या नहीं यार मैं ऐसा कोई मकसद है नहीं। ऐसा कोई मकसद रहा ही नहीं मेरा जी। तो मैंने कहा भैया। आलोक जी, आप हर साल शिरडी जाकर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, यहाँ से नोएडा, दिल्ली से, एनसीआर से लोग जाते हैं। तो ये सफ़र के बारे में आप जानना चाहेंगे, कैसे सफ़र शुरू हुआ शिरडी का, और वहाँ जाके क्या क्या करते हैं, और आपकी यात्रा कैसे शुरू होती है यहाँ से? हमारी ये शिरडी की यात्रा जो है साईं भजनोत्सव के नाम से शुरू की हमने जी। और 2007 से शुरू की है ये। जी। और ये हर साल हम लोग जा रहे हैं। जी। पहले हम 2 अक्टूबर को करते थे, उसके बाद थोड़ा सा त्योहारों का फेस्टिवल्स लगने लगे तो वो हमने शिफ्ट कर दिया दिसंबर में। जी। तो अब दिसंबर में हम लोग जाते हैं, और 2007-8 में शुरू किया तो वहाँ पर भी यही चीज़ शुरू की। हम लोग यहाँ सेक्टर 34 में प्रोग्राम कर रहे थे, एनुअल फंक्शन हमारा सेक्टर 34 होता था। जी। बहुत टाइम हमने वहाँ पे किया। तो ऐसे ही बाहर खड़े थे, मैं था, एक हमारे खत्री साहब हैं, जी। वो जो मेंबर हैं, चीफ मेंबर हैं, वो हमारे सबसे डे 1 से जुड़े हुए हैं वो हमसे। जब साईं आस की स्थापना की थी 26 जनवरी 2005 को, तब से वो हमारे साथ हैं। जी। तो उन्होंने क्या नाम है बोला कि भैया आप कर सकते हो। मैंने कहा यार भैया शिरडी में प्रोग्राम करना है। जी। और एक और मित्र थे, वो भी खड़े थे, हम लोग बाहर खड़े थे, टेंट लग रहा था अंदर कम्युनिटी सेंटर के अंदर। तो हमने कहा शिरडी में करना है प्रोग्राम, ये जनवरी की बात थी। जी। और मालूम पड़ा कि बाबा ने हमें अक्टूबर में, उसी साल अक्टूबर में शिरडी में बुला लिया। और वो हमारा कार्यक्रम तब से वहाँ शुरू हुआ। फिर चैरिटीज़ का हुआ कि हम चैरिटीज़ करते ही हैं, यहाँ पे नोएडा में करते हैं, तो नोएडा में करते हैं तो हमें शिरडी में भी करना है। तो सबसे पहली बार हमने वहाँ पर स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म्स दी, छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल था शिरडी में, जो संस्थान के द्वारा संचालित है।
वो आज भी चल रहा है। वहाँ पे मिसेज इनामदार प्रिंसिपल थी इंग्लिश स्कूल की, तो उसमें मैंने बाबा नीरप साईं आज से जी वो सेवा ली और उसके बाद कई सेवाएं की। इसमें सबसे अच्छा योगदान मैं कहूँगा कि एक पीछे मोटिवेशंस के लिए मैं अशोक चौहान जी का कहूँगा कि अशोक चौहान जी हमेशा साथ रहते थे। आरबी सिंह जी थे, अभी भी हैं वो हमारे साथ में। तो आरबी सिंह जी हैं जो आज भी उसी तरीके से हैं हम लोगों के साथ में। आना जाना एक्चुअल में एज की हो जाती है। यहाँ कैसे लोग एकत्रित हो जाते हैं आपके साथ चलने के लिए? सबने देखा है जी, प्रैक्टिकल देखा है क्योंकि उन्होंने। वहाँ आपकी शोभा या पालकी यात्रा निकलती है यात्रा जब, निकलती, बहुत भव्य निकलती है। वहाँ एक हजूम दिखाई देता है, भीड़ दिखाई देती है। ये एक्चुअल में जब आदमी जाता है देखता है तब उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे भी ऐसे होना चाहिए। मुझे कुछ से मतलब नहीं रहा ना कोई कि कोई किसी को मैं अट्रैक्ट करूं। जी, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना मुझे सिर्फ ये करना है कि मैं अपना काम करूं समाज के लिए। भजन तो बहुत गाता हूं मैं जी, भजन में गाता हूँ, मैसेज भी यही देता हूँ जी। कि भैया जो कर सकते हो अपने बच्चों को अच्छे करो, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बच्चे अच्छे निकलेंगे तो संस्कार बनेंगे। जो हमारी सनातन संस्कृति है वो जागृत रहनी चाहिए, वो मरनी नहीं चाहिए। जो आजकल आप देखते होंगे कि मॉडर्न होते जा रहे हैं, कल्चर बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है हम लोग का। सनातनियों का बोलूँगा, किसी ने अपना कल्चर चेंज नहीं किया है, लेकिन सनातन ने अपना पूरा कल्चर बदल दिया है। जी, पूरा कल्चर बदल दिया है। आप देखिए कोई भी एक गुरु तैयार होगा तो उसके पीछे पूरी भीड़ चाल हो जाएगी। जी, एक कोई भी आदमी होगा उसके पीछे सब लगे। क्यों भाई? जी, अपने भगवान का में क्या? आप भगवान को प्रमोट करो यार। अगर भगवान को बच्चों के अंदर डालो तभी तो आएगा। बाबाओं के पीछे आप बाबाओं के पीछे परेशान हो रहे हो यार। जी, क्या क्या देखा है आपने उस बाबा के अंदर यार जिसके पीछे लग गए आप? जबकि वो जेल में जा रहे हैं। फिर क्या क्या देखा आपने? उसके बाद भी अनुयायी उनको गलत मानने को तैयार नहीं है। फिर अब मैं बाबा को मानता हूँ, वो नहीं है, लेकिन जो फीलिंग दी उन्होंने वो कोई गुरु दे सकता है। और वो फीलिंग का अगर कोई है तो मुझे कोई बता दो जी, आज जो जीवित हो। कोई किसी को भी कहता हूँ मैं, ABCD कोई ले लो आप। आलोक जी, शिरडी में एक स्कूल की भी आप रेनोवेशन कराई, काफ़ी कुछ स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो स्कूल आपके जीवन में कैसे जुड़ा और आपने क्या क्या किया स्कूल के लिए? स्कूल का तो जी वो भी बाबा ने ही करवाया। अब मैं भटकता था, शिरडी जाता था, कभी डम्ब एंड डीफ में गया, वहाँ पे कुछ दे दिया मैंने, कभी कहीं कुछ किया। साईं फाउंडेशन की ओर से पूरे जो मेरे बाबा के भक्त थे, जो मेंबर्स थे हमारे, उन्हीं के मार्फत थे जी, तो जो मिलता था, भजनों से मिलता था, वो हम जाके ऐसे कर देते थे। जी, बड़े शिरडी में बहुत घूमे हम लोग, लेकिन कोई प्रॉपर अच्छा मुझे नहीं मिला। जी, उसके बाद में एक बार हमारी वहीं CEO से बात हो रही थी। जी, वो नाम क्या लूँ मैं, उनको बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं जी, और हैं, यहीं पर हैं वो। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया, किशोर मोरे जी, जी, बहुत अच्छे वो उनके क्या नाम है, बातचीत हुई उनसे। तो उन्होंने कहा आप इतना अच्छा काम करते हो, आप अंदर की तरफ क्यों नहीं जाते? मैंने कहा भैया मुझे खाली पेट वाला कोई नज़र ही नहीं आ रहा यहाँ पर, और कोई अगर आपके नॉलेज में हो तो कोई तो आप बताओ। मुझे बताएं। तो उन्होंने जो मुझे झकझोरा, तो मैंने कहा मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे ये गांव नज़र आया, गांव मिला। वहीं शिरडी के ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि आप उस पर जाइए। हाँ ठीक है, मैं अकेला मैं जाता हूँ, अकेला ही जाता हूँ। जब वैसे जाता हूँ ग्रुप के साथ तो अब जाने लग गया, पहले मैं अकेला ही जाता था। स्कूल गया, किसी को भेजा उन्होंने मेरे साथ में, बाइक पे बैठ के गया। तो वो कार कह रहे थे मैं कार दे दूँगा आपको, आप कार से चले जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा यार फिर प्रोटोकॉल हो जाएगा प्रॉपर कि लोग सोचेंगे पता नहीं कितना बड़ा आदमी आ गया। जी, तो मैंने बाइक सादा सिंपल तरीके से, हाँ, बाइक से मैं उनके साथ में 22 किलोमीटर दूर चले गए। गांव में चला गया, वाकड़ी गांव, जी, पहली बार। तो वहाँ पर मिला मैं, जी, तो अब देखा वहाँ स्कूल देखा, पूरे जर्जर हालत, हाँ जी, कोई थी नहीं। अब वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, टूटा हुआ फर्श, उस पे बच्चे बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, जी,
कोई उनके पास पढ़ने के लिए भी वो नहीं थी, बेंचेस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब कहीं ना कहीं दिल कहीं को ना थोड़ा कहीं सा हाँ तकलीफ हुई। तो मैंने कहा यार यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, यहाँ सेवा करनी है। यहाँ पे सेवा करना चाहिए। जी अब जी वो मैंने ठान ली। अब मैं बैठा जब उन लोगों के साथ में, तो उन्होंने बड़ी आवभगत की। उन्होंने सोचा कोई बंदा आया है, दिल्ली कोई से अच्छे- आया। दिल्ली से आया, कोई बंदा करेगा कुछ ना कुछ। मैंने उनको बोला तो वो सब बताने लगे ये वो। मैंने कहा देखो जी आप मेरे को, क्योंकि आवभगत इतना कर रहे थे, वो हाँ, सम्मान मैं- इतना तो कर मैंने रहे को बता दूं थे। गाँव पहले। वाले वैसे भी देखिए, आप इंटीरियर में जाएंगे आपको अतिथि बहुत देवो सम्मान भव करते हैं। वही मिलता है। हाँ, प्रेम और सब कुछ आपको वहीं मिलेगा, प्रेम सम्मान सब कुछ वहीं मिलेगा। ग्रामीण आप अगर क्षेत्रों में। अच्छे तरीके से निस्वार्थ आप किसी से मिलो, अगर प्रेम बांटोगे ना तो प्रेम बहुत मिलेगा। तो आपने उनको फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताया? मैंने उनको बताया। मैंने कहा जी मैं आपको ना कोई इतना बड़ा डोनर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाबा हूँ, कराएंगे। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं दूंगा। मैं कमिट किसी को भी नहीं करता, कमिट किसी को नहीं किया, आज तक नहीं किया मैंने कमिट, क्योंकि इतना बड़ा आदमी हूँ तो मैं सोचूं कि हाँ यार 1 करोड़ रुपया ले जा तू मेरे से। लेकिन नहीं, मेरे पास भैया फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास जब जो बन पड़ेगा मैं दूंगा। अब उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है आप। मैंने कहा नहीं जी, मैं आपको इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ। ये है ज़रूर कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अगर मेरे से बन जाए तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं करके वापस आ गया उनके साथ ही। वापस मेरे को शिरडी जोड़ा, अपने दर्शन वर्शन किए, और बाबा से यही बोलता था कि बाबा कुछ भी कराना, अच्छा कराना, मेरे से जो भी करा रहे हो। हाँ, मतलब अच्छा, आपके आशीर्वाद से अच्छा हाँ, हो। सब अच्छा हो, बस मेरे को कोई वो नहीं है। और बाबा ने अपना पूरा साथ दिया है, पूरा प्यार दिया है मुझे बहुत। और बाबा के भक्तों का बहुत प्यार मिला है मुझे। बाबा के भक्तों ने इतना प्यार दिया है कि आप पूछो मत। और जब इतना प्यार दिया है कि आप नोएडा के एक मंदिर में चुनाव भी लड़ने वाले थे, क्योंकि आप जुड़े थे। तो वो क्या वाकया था, वो जानना चाहेंगे जी। अरे वो भी बताता हूँ आपको। ये बिल्कुल सुनेंगे। ये वाला बताता हूँ आपको। जी, जी। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है स्कूल का मेरा जी। मैंने शिरडी से मैं वापस आया जी। शिरडी से वापस आया दिल्ली। तो अब ऐसे ही देखा मैंने, कहा मेरे पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। तो मेरे पास उस समय बैंक में पड़े हुए थे करीबन। जी। तो मैंने कहा जो है दे देता हूँ। भेजता हूँ। मैंने का चेक जो है भेज दिया स्कूल में। जी। अब वो बड़े खुश हो गए। भाई एक चीज़ हो गई। अब मुझे तो पता नहीं था, वो बड़े खुश हो गए, एक अमाउंट आ गया उनके पास में। अब जी नेक्स्ट आया अपना प्रोग्राम शिरडी का। जी। कुछ ना कुछ देना शुरू कर दिया वहाँ पर कि अब हर साल कुछ देंगे हम। तो 2 साल बीत गए। तीसरे साल जब लोगों को पता लगा कि लोग जी स्कूल भी वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, स्कूल में भी जी। डोनेशन जाती है, मैंने सबको बताया कि भाई वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब स्कूल में कहा कि हम भी चलेंगे जी। अब मैं कहा जी सबको चलना ही है जी, मैं तो आप लोगों को लेके जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, स्कूल लेके जाऊंगा आप लोगों को और देखना आप लोग स्कूल। अब आप मानोगे नहीं, मैं यहाँ से 200-250 लोग लेके जाता। जब बाबा बुलाते थे शिरडी, यानी आलोक मिश्रा नहीं लेके जाता था, सब जाते थे अपनी मर्जी से थे, लेकिन एक माध्यम मुझे बना दिया था। मैं कहीं इसमें बाबा मेरा बाबा का ही बुलावा था। ईगो ना डाले बाबा मेरी, नहीं मैं बाबा मेरा ही कुछ बुलाता हाँ बाबा ने ही मुझे प्रेरित किया कि सबको लेके माध्यम बना दिया। सब गए, 80 लोग जाने के लिए तैयार हो गए जी। अब उनको ज़रूरत पड़ी कन्वेंस की। तो अब कन्वेंस की ज़रूरत पड़ी तो फिर बस करनी पड़ी उसके लिए। जी। बस की हमने जी। अब जब शिरडी पहुँचे और स्कूल पहुँचे जी। तो स्कूल में देखते बड़े वो लेजिम ये सब कुछ लगा के वो पूरा तैयार है बच्चे जी। सम्मान करने के लिए पूरे परिवार का, हमारे साइंस का। जी। अब खैर गए जी अंदर, बड़ा मान सम्मान सब कुछ। वहाँ उन्होंने खूब अप्रिशिएट किया स्कूल वालों ने जी। कि ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, जो भी था। अब जो परिवार के लोग गए थे तो अब भैया कमाई तो आपने की है सही,
तो मैंने कहा मेरी कमाई नहीं है, और मैंने वहाँ पे बोला भी जी। इस बात को कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा इन लोगों का सहयोग है, ये परिवार है मेरा। ये परिवार है, इस परिवार ने मुझे ये दिया है, क्योंकि सहयोग इन्हीं का है। क्योंकि भजन करते हैं ये लोग, घरों में भजन होता है, भजन करता हूँ, जो पैसा आता है वो सारा चैरिटीज में लगता है। जी। तो ये इससे बड़ा मेरे पास कोई सहयोग नहीं है, जी। जो कि आज मैं जिसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि आज कुछ बाबा ने मुझे बनाया, तो वो भजनों से बनाया। मैं भजन गा गा के मैंने बहुत कम से कम 1,500 से 2,000 प्रोग्राम्स मैंने किए होंगे, नोएडा, दिल्ली और पूरा शिरडी, बॉम्बे, बेंगलोर, सब जगह मैंने प्रोग्राम किए, बहुत प्रोग्राम किए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। और जी। एक जगह तो ये हुआ, नोटबंदी हो गई थी, वो भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है कि उन्होंने मेरे को सुना था, प्रोग्राम बुक किया, पीरागढ़ी में गया प्रोग्राम करने, छोटे बच्चे का कोई कार्यक्रम था, तो उन्होंने मेरे से फीस पूछी, तो कितना देना है, उनको पता था कि कितना देना है इनको। तो मैंने कहा जी जो भैया पिछली बार आपने दिया था वो दे देना मुझे। तो उनकी किसी रिलेटिव के यहाँ पे था। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने तो उस अमाउंट को सोचा था। अब नोटबंदी का टाइम था, कहते हैं जी हमारे पास कैश तो नहीं है। मैं कहा जी कैश चाहिए मुझे, तो म्यूजिशियंस को कैश देना है, मैं ऐसे नहीं ले सकता। हाँ, मुझे पेमेंट करनी है। मुझे पेमेंट करनी है, वो तो नोटबंदी में वो किससे जाएंगे कैश करवाने। जी। तो कहता है ठीक है जी। तो जो अमाउंट मुझे वो देते थे वो अमाउंट दिया, वो मैंने पकड़ा दिया। मैंने कहा जी बांट लो आपस में सारे, जो क्योंकि मुझे चाहिए अपने का कोई मतलब नहीं था। पंडित जी थे, पंडित जी को बोला, मैंने कहा सबको दे देना आप। पंडित जी ने पंडित जी बांटते थे मेरे पैसे। तो पंडित जी भी आज 22 साल से मेरे साथी हैं। तो वो किया, उसके बाद में उसने कहा आपका, मैं कहा मेरी कौन सी पेमेंट है, तो फैमिली रूम है को, हाँ, मैं कोई मेरा उसमें शोशेबाजी मैं तो करूँ बाबा नहीं का कि मैं तो सेवक। बाबा का भक्त हूँ यार, मैं तो ये एटीट्यूड में चलूँ ना जी। मैं कहा भैया मेरा कौन सा, कह नहीं जी आप, मैं कहा क्या बात कर रहे हो, या मैं कोई शर्मिंदा कर रहे हो, कह नहीं जी आप भी तो इतनी मेहनत कर रहे हो, 3 घंटे बैठे रहे यार, इतना बढ़िया कार्यक्रम कर दिया, लोगों को नचा दिया, ये कर दिया। मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। कहता अच्छा। उसने बुलाया उनको, कहता एक चेक काट दे। भैया किसके नाम से चेक काटना है? मैं कहा यार मैं कहा अच्छा आपको देने का ही है ना? मैं ठीक है दे दो आप। उसने चेक काटा, मैं साइंस ट्रस्ट, उस समय मेरा अकाउंट था साइंस ट्रस्ट के नाम से, मैंने कहा आप इस पे दो। उसने अमाउंट दे दिया। अब वो मैं सोच ही नहीं सकता था कि वो अमाउंट दे रहा है, जी। उस आदमी ने वो अमाउंट दिया। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ में कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप, वो भी मिल रहा है आपको, और जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया वहाँ पे मेरे को ज़ीरो भी मिला है। वहाँ पे मैं अपने पैसे लगा के आया हूँ। जी। ग्रेटर क्लास में, तो नाम भी लेता हूँ, ग्रेटर क्लास में गया था, जी। बहुत बड़ी कोठी थी, 2100 रुपये में मेरे को बोला था उन्होंने, और वो भी देने में परेशानी हो गई थी उनको। तो ये भी ऐसे भी लोग हैं बाज़ार में। आपको कोई किसी को रोक टोक नहीं है, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता तो वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। लेकिन जो समझते हैं, जो जानते हैं, एक कीमत समझते हैं आदमी की, तो वो कीमत मिलती है। अब और बाबा ने समझी हुई है, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। बात करते हैं साईं मंदिर में सेवा और फिर चुनाव। क्या बात है। जी, जानना वो चाहिए। तो बहुत बड़ा मुद्दा था, वो तो आपने पवन जी कहाँ छेड़ दी बात। जी जी, सुनना चाहेंगे। वो तो मिरेकल है जी, जी। वो मिरेकल है। मैं डे 1 से बाबा के मंदिर से जुड़ा हूँ, डे 1 से, जब से वो मंदिर बना है। जी। बाबा की इवेंट्स, बाबा की मूर्ति स्थापना हुई थी, तब भी मैं स्नान के टाइम पे बाबा का जब मूर्ति स्थापना हो रही थी, बाबा का पूरा जो श्रृंगार था, स्नान था, सब कुछ अपने हाथ से किया है वहाँ पर। मैं थे, मेरे साथ में 2-3 मित्र और थे, और मूर्ति जिसने बाबा की वहाँ पे बिठाई, जी। वो बहुत अच्छा डिवोटी है, बाबा का बहुत अच्छा भक्त है, और वो भी बिल्कुल अलग है। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं तो हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है, जी। तो वो बात नहीं करूँगा। लेकिन चुनाव की बात रही तो मेरे को चुनाव पद या ये सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं रहा। सेवाएं मेरी हमेशा चलती रही वहाँ पर, और आज भी चलती हैं। करता हूँ वहाँ पे जो मेरा मन करता है, कोई रोकता नहीं है, करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ।
वहाँ पे भी मेरा मन है कि मुझे झाड़ू लगाना है तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है किसी को। अभी कुछ जब आप चुनाव की बात कर रहे हो तो उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नकारात्मक लोग होते ही हैं और वही आपको आगे बढ़ाते हैं। आज आप जो देख रहे हैं ना मुझे बैठे हुए, तो वो शायद उनकी ही बदौलत मैं बना हूँ और आगे जो बढ़ रहा हूँ शायद उनकी बदौलत बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के लोग थे वो, और मेरे साथ के लोग थे तो वो हमेशा जब भी कुछ अच्छा करने चलता था ये ऐसे ही करते रहते। अब सोचो तो सही क्यों करना चाह रहा हूँ जी। मैं उस जगह को मैं थोड़ा सा और लेके जाना चाहता हूँ ताकि लोगों में एक जागरूकता आए, बाबा के प्रति आए कि आपके मंदिर से जुड़े तो और सेवाएं बढ़े। मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ थे ऐसे लोग, उन्होंने मुझे किया। खैर मैं रेगुलर गया वहाँ पे, सब कुछ किया, मैंने पार्टिसिपेट भी किया चुनाव में। मैंने शिरडी गया था, शिरडी से आया वापस तो जिस व्यक्ति ने मुझे कुछ परेशान ज़्यादा किया हुआ था तो शिरडी गया हुआ था, शिरडी से वापस आके देखा लिस्ट लगी हुई थी तो वो सिंगल एक था प्रेसिडेंट के लिए एक शख्स। तो बिंदास बोलता हूँ, मुझे कोई भी वो नहीं है, क्योंकि मुझे बाबा से मतलब है, उसको जवाब देना, मुझे और कोई क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन किसी का नहीं चाहिए, मेरे को किसी को नहीं देना। मैंने जैसे ही देखा प्रेसिडेंट के लिए अनअपोज्ड, मैंने कहा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता अनअपोज्ड। तो मैंने उसी समय बाबा के पास दर्शन के लिए आया था, शिरडी से आया था तो एक दिन के बाद में मैं रेगुलर मंदिर जाता हूँ तो गया दर्शन करने और वहीं पे बाबा को बोला, बाबा जो मेरे लायक अच्छा हो वो करना, मुझे ना तो पद चाहिए और ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जी कि कोई मेरे को इस चीज़ में कहीं देखे। मेरे को बस जो सम्मान है वो मेरा ठीक रहना चाहिए बस। मेरे लिए जो बाबा से मैंने मन से बोला और मन से बोलता हूँ, बाबा सुनते हैं और बाबा कर देते हैं मेरा काम, चाहे वो एक दिन डिले होगा लेकिन वो काम होगा 100% होगा। इतना मैं कट्टरता से कहता हूँ। क्या रहा चुनाव में? तो चुनाव में तो ये रहा, तुम आप तो चुनाव की बात में बड़े अच्छे इंटरेस्ट है, वो अनुभव है मेरा बाबा का कि चुनाव में ये हुआ कि हम दोनों चुनाव लड़े। मैं प्रेसिडेंट के लिए मैं भी आ गया, तब तक किसी को नहीं पता था आलोक मिश्रा क्या है। ये पता था कि आलोक मिश्रा मंदिर में आता है और सेवा करता है, भजन गाता है और अपना कार्यक्रम करता है। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं कहीं बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ, किसी को नहीं पता था, क्योंकि नई कमेटी थी और नए लोग थे सारे, वो पुराने लोग कोई नहीं थे वहाँ पे। तो खैर दे दिया चुनाव में। अब चुनाव में बहुत चीज़ें आई उसमें, उन्होंने कहा जी आप तो बहुत बड़ी संस्था चला रहे हो, आपको तो ये होगा वो होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मैं संस्था चला रहा हूँ तो कोई जो दूसरा मेरा ओपोनेंट है वो भी तो संस्था चला रहा है, उसने भी तो बड़े मंदिर में अपना पार्ट रखा हुआ है जी, वो कैसे पार्ट हो सकता है इसका। तो हम दोनों के बीच में बड़ी अच्छी शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आदमी थे तो कुछ भी कर सकते थे। मेरा कोई आदमी नहीं था, ना मैं कोई सपोर्ट था, मेरा तो एक सपोर्ट था। मैं तो बोलता हूँ बाबा के कंधे पे बैठ के चलाऊँ, मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। मंदिर का एक आदमी मेरे पास नहीं है कि जिसके कंधे पे चढ़ के मैं आज तक कहीं चढ़ाऊँ। मुझे जितने क्रिटिक्स मिले उनके दम पे मैं आगे बढ़ाऊँ, और उन्होंने ही मेरे को आगे बढ़ाया। सीखने का मौका मिला और सीखा हूँ और सीखता जा रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि जिस दिन नॉमिनेशन वापस लेना था मुझे बुलाया गया 2 दिन पहले। एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का फ़ोन आता है सुबह 6 बजे जी कि आलोक जी आपसे मुलाकात करनी है। मैं ये मुलाकात इसके लिए नहीं करूँगा कि मेरे को विड्रॉ करना है, और कोई बात है तो बताइए। हाँ और कोई बात है तो बताइए। तो कहते हैं नहीं जी आपसे मिलना है, एक बार हम मिल लेंगे, उसके बाद आपका जो मन करे वो करिए आप। मैंने कहा ठीक है जी। गए जी, हम मिले, उनके फैक्ट्री पे मिले, मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई। तो मैंने कहा जी ये देखिए ये है चिट्ठी इनकी, ये पद प्रतिष्ठा इनकी है,
और मैं तो इतना पोथी पत्र आपने दिया, इंटरनेशनल हूँ मैं तो भाई इंटरनेशनल आदमी हूँ, मैं तो बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ जी। कि मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता हूँ, मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाबा ने मुझे ऐसा काम ही दिया है कि मुझे सेवा करनी है तो मैं सेवा करने कहीं पे भी जाऊँगा। लेकिन आप देखो अपना क्या करना है। कहता है लोग जी हम चाहते हैं कि जी उनको हम इन्वॉल्व कर लें अपने साथ में, तो आप थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा वो मेरे सामने झुक जाए, मैं कर लूँगा, माफ़ी मांग ले, क्योंकि उन्होंने मेरे 18 साल जो है ना वो मुझे बिल्कुल दूसरे तरीके से दिखते थे, क्योंकि मैं थोड़ा फक्कड़ बन गया, नजरिया थोड़ा गलत था। नजरिया क्योंकि नहीं, आप किसी के सामने झुकते हो, आप हम्बल होते हो किसी को, तो सामने वाला ये समझता है कि शायद आपको जो है ना ज़रूरत है। आप सम्मान कर रहे हो किसी का तो समझते हैं व्यक्तिगत कोई खास लड़ाई नहीं थी, बस कोई लड़ाई नहीं, विचारों का मतभेद था, जो कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ही ऐसा समझ लिया था कि मैं सिर्फ इसी के लिए हूँ कि हमेशा हम्बल रहूँगा। तो मैंने नहीं, ये नहीं, मैं एक्चुअली मंदिर में वो चीज़ें नहीं करना चाहता कि राजनीति जिसे कहते हैं, कॉलेज में राजनीति ठीक है, रोड पे राजनीति ठीक है, हर जगह, मंदिर में राजनीति करके क्या फ़ायदा जी। उससे डरो ना यार, जिसने बिठाया तुमको जी। बस हमने किया, यही हुआ बाद में कि पूरी कमेटी के लोग बैठे और उन्होंने हाथ जोड़ लिया, आलोक जी आपको जो चाहिए हम वो करके देंगे आपको। आपने विड्रॉल कर लिया? फिर मैंने विड्रॉ किया जब उन्होंने बोला कि आपको जो चीज़ चाहिए वो सब मिलेगी, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। तो वो चीज़ हुई और जब समय आया मैंने विड्रॉ की। मुझे देखिए बाबा का ये अनुभव देखिए, क्या मैं जो बाबा का अनुभव बताना चाह रहा हूँ, ये इसमें कोई मेरे को कोई बाबा से अरदास की थी, जो बाबा से अरदास की थी, मैंने ये बोला था मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो करना और जो उनके लिए अच्छा हो वो करना। मेरे लिए कोई पद प्रतिष्ठा मेरे लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि बाबा आपने मुझे बहुत दिया है, मुझे इतना दिया है कि मैं सोच नहीं सकता कि आज मैं कहीं बैठता हूँ ना तो लगता है कि हाँ कुछ है, बिल्कुल, तो कहीं चले जाता हूँ तो एक है, कुछ तो है जो कि लोग देखते हैं, मानते भी हैं जी। क्योंकि भजनों से ही है मेरा, और कोई नहीं है। मैं धंधे में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ में, मैंने कहीं भी इंटरफेस नहीं किया उनको कि हाँ भाई कहीं उनको इन्वॉल्व किया हो कहीं अपने इसमें चैरिटीज़ में। मेरे एक्स बॉस ही है, मैं उसको बोलता हूँ, उसी ने मुझे बोला, उन्होंने मेरे को कहा कि यार आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मुझे कुछ सपोर्ट करना है। मैंने कहा कर दो आप, तो कहे इतनी चीज़ें मैं दूंगा, यानी इतना आइटम दूंगा मैंने कहा बाकी मैं दे दूंगा। तो अध्यक्ष बने? तो अध्यक्ष ना वो बने ना मैं बना। मैंने विड्रॉ किया, मुझे 3 तारीख को विड्रॉ करना था, मैंने 30 को कर लिया, क्योंकि डेट थी वो 3 तारीख की, और ये जो है सेम डे था वो 27 तारीख की थी, और 1 या 2 तारीख का विड्रॉल था। तो 30 सितंबर को आपने 27 सितंबर को मैंने कर लिया विड्रॉ, और 30 सितंबर की वो डेट थी उनकी। तो वो जिस दिन हुआ ऐसा हादसा जी कि मैं दूसरे दिन गया, जब विड्रॉ करने के दूसरे दिन गया तो बड़े खुश थे, आलोक जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा वो मेरे सामने रिगार्ड किया, हाँ बहुत रिगार्ड कर रहे थे कि जो भी गलतियाँ होती हैं गलत, हाँ कहते भाई एक्सेप्ट किया ना उन्होंने, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप तब तक मैं आपके साथ में था, तब तक आप मुझे हमेशा इग्नोर मारते थे, कुछ भी बोलते थे, तो मैं समय को छोड़ दिया था। मैं कहा ठीक है जब मौका आएगा तब देखेंगे। लेकिन वो समय आया तो उन्होंने अरे आलोक जी बहुत अच्छा कर दिया आपने, थैंक यू वेरी मच, अब हम आपके साथ बैठ के जो करेंगे ये बोला उन्होंने कि आपके साथ बैठ के जितना भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि आपका जो है ना मुकाबला नहीं है। वो मैंने आपकी पूरी लिटरेसी देख ली है कि आपने कितना कहाँ पे काम कैसे किया, ये उनके शब्द थे। फिर उसके बाद में बेचारे 30 तारीख को उनकी डेथ हो गई, जब प्रेसिडेंट बनना था उनको, तब वो ही वॉज नो मोर। और बाबा को उस दिन मैंने यही बोला, मैंने कहा बाबा तेरी ताकत, सबने मुझे बोला कि यार वो तो चले गए, मैंने कहा मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तो बाबा से जो बोला था मुझे वो मिला है। मैंने कहा मुझे देखिए, कहते हैं ना आदमी कि आप कैसे उस चीज़ को लेते हो, है ना, तो मैं अगर सच्ची श्रद्धा से बाबा के पास था तो बाबा ने मुझे उस तरीके से लिया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना नहीं था, मैं प्रेसिडेंट नहीं बना, मैंने विड्रॉ लिया, और जिनको प्रेसिडेंट बनना था उनको भी बाबा ने बनने नहीं दिया, कि उनको भी अच्छा आदमी चाहिए था। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं कि आपको बॉलीवुड का बड़ा सपोर्ट मिलता है, ये कैसे? अब बस ये बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा है।
सब लोग बहुत अच्छे से प्यार करते हैं मुझे। मैं बहुत लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ तो मुलाकात भी करता हूँ, और इवन प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं, उनके साथ में भी किए हैं, उनको बुलाया भी है मैंने। और ख़ासकर मैं दीदी के लिए बड़ा अच्छा थैंक्स बोलूँगा, अनुपमा देशपांडे जी के लिए। जी। उनको हमेशा मेरा सिस्टर की तरह उनका रहा है कि बड़ी बहन की तरह से ट्रीट किया है। दिल्ली भी आती हैं वो, तो वो कहती भी मेरा मायका एक है, तो वो मेरा दिल्ली में है, आलोक भैया। आलोक जी, समाज को और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं 2 मैसेज दूंगा। एक बच्चों के लिए कि जो आज बच्चे हमारे बिल्कुल अलग जा रहे हैं, बिल्कुल अलग जा रहे हैं घर से हटके, उनके लिए है कि पेरेंट्स को ये देखना है कि मेरे बच्चे जो है ना, कोशिश करें मेरे पास रहें, उनको संस्कार दें कि ताकि वो इधर उधर ना भटके। और फिर ये कहूँगा बच्चों के लिए कि जब इस उम्र में आए तो वो पेरेंट्स को कहीं वृद्धाश्रम में ना छोड़े। ऐसे संस्कार उनको देना चाहिए पेरेंट्स को कि वो कल को आपको ही वृद्धाश्रम में ना भेज दें, कि आप विदेश में पढ़ाने के चक्कर में, कि आप विदेश में भेज रहे हो पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के लिए चले जाएं, वहीं के रह जाएं और आपको भूल जाएं और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़े उनको। तो ऐसी नौबत ना आए, मैं ये मैसेज दूंगा। आलोक जी, आपने हमें समय दिया और बहुत सारे अपने अनुभव बाबा से जुड़े बताए, चमत्कारों के बारे में बताया, और हमारे दर्शकों को भी जान के आपके बारे में अच्छा लगा होगा। तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।